BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 221। जियोयान प्रकट होता है। ऐसा लग रहा था कि हेबोडोंग जल्दी में था, अन्यथा वह पहले कुछ मिनट बात किए बिना अपनी यात्रा का कारण नहीं बताता। हेबोडोंग ने यह भी देखा कि वह थोड़ा अधीर हो रहा था, इसलिए उसने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मुझे बहुत जल्दी नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप जियामा पवित्र शहर में रहते हुए इसे परिष्कृत करें। हाँ, महामहिम बर्फ सम्राट, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं, जियोमिंग ने उत्तर दिया। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। औषधीय जड़ी बूटियां लाओ और मैं इसे आपके लिए परिष्कृत करूंगा। ठीक है, हेबोडोंग ने उत्साह से कहा, एक स्टोरेज रिंग सौंपते हुए जो पहले से तैयार थी। जैसे ही जियोमिंग ने अंगूठी स्वीकार की, हेबोडोंग को आखिरकार राहत मिली। हालांकि इस राहत ने उसे एक ऐसी चीज का एहसास भी कराया जो उसने पहले नहीं देखा था। वह जियोमिंग के बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? भले ही जियाओ मिंग शीर्ष डू सम्राट क्षेत्र में था, फिर भी उसे कुछ महसूस करने में सक्षम होना चाहिए था। ये हो सकता है। एक विचार जो उसे खुद भी हास्यास्पद लगा, वह बोडोंग के दिमाग में कौंध गया, लेकिन जब जियाओ मिंग पर लागू किया गया तो ये कुछ उचित लगा। जब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है, तुम्हारा ये क्षेत्र। जियाओ मिंग ने उसके शब्दों पर अपनी बाहें उठाईं। शायद खुद है बोडोंग ने भी नहीं देखा कि उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तुम्हारा क्षेत्र टूटकर डू पूर्वज तक पहुंच गया है। लार निगलते हुए है बोडोंग ने आखिरकार वे शब्द कहे। मम्मा, जियाओ मिंग ने धीरे से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हालांकि वह दुनिया को अपनी ताकत की घोषणा नहीं करेगा, लेकिन जब दूसरे पूछेंगे तो वह इसे छिपाएगा नहीं। सिर हिलाते हुए हेबोडोंग ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि जियाओ मिंग की तेजी से प्रगति की तुलना में उसने खुद पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम प्रगति की है। वह फूट फूट कर हंसा और बोला, तुम्हारी प्रतिभा वाकई कमाल की है। दशकों तक सील बंद न होने पर भी इस समय है बोडोंग के लिए डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल होता। वह पिछले जिया जिंग तियान और युन शान के समान था। इसके विपरीत जियाओ मिंग डू सम्राट में 3 साल से ज्यादा नहीं रहा था। इससे पहले कि वह सीधे डू पूर्वज तक पहुंच पाता, लोगों के बीच यही अंतर था। अपने विचारों के अंत में हाई बोडोंग की आध्यात्मिक रिकवरी पर पल पिल की इच्छा और प्रबल हो गई। अचानक उसे कुछ याद आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप, मास्टर जियाओ मिंग, एक शक्तिशाली हुआन पिल को परिष्कृत कर सकते हैं। शक्तिशाली हुआन पिल, यह महाद्वीप भर में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गोली है और कई छठी श्रेणी के कीमियागर इसे परिष्कृत कर सकते हैं, जियाओ मिंग ने उत्तर दिया। उत्साहित होकर हाई बोडोंग ने पूछा, उस स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेरे लिए एक को परिष्कृत करें। उनका मानना था कि शक्तिशाली हुआन पिल और आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल के साथ वह तुरंत 6 सितारा डू सम्राट बन सकता है, और थोड़ी किस्मत के साथ 7 सितारा डू सम्राट भी बन सकता है, जिससे उसे बहुत सारा साधना समय बच जाएगा। ये सोचकर हाई बोडोंग का पीला चेहरा मुस्कुराहट दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ मिंग के बार बार उससे बात करने के बाद हाई बोडोंग को आखिरकार होश आया और उसका बूढ़ा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे खेद है, मैं कुछ क्षण पहले ही बहक गया था। मानव स्वभाव, मैं समझता हूँ, मैं इस शक्तिशाली हुआन गोली को परिष्कृत करने में आपकी मदद कर सकता हूँ और मुझे आपका भुगतान नहीं चाहिए, लेकिन आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। वह क्या है? हाई बोडोंग ने पूछा। यह एक छोटी सी बात है। जब मैं इस बार जियामा साम्राज्य छोड़ता हूँ तो मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मुझे जियाओ परिवार की देखभाल करने के लिए आपकी आवश्यकता है, जियाओ मिंग ने कहा। हालांकि जियाओ मिंग ने पहले ही एमेथिस्ट विंग लान किंग को जियाओ परिवार के साथ रहने देने की योजना बना ली थी, लेकिन एमेथिस्ट विंग लान किंग आखिरकार एक जादुई जानवर था और एक अतिरिक्त हाई बोडोंग के साथ उनकी देखभाल करने और फिर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की छिपी समस्याओं को हल करने के साथ जियाओ परिवार को अपने दम पर विकसित होने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। जियाओ मिंग रोमांच पर जाना नहीं चाहता था और वापस आकर जियाओ परिवार को बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता था। आखिरकार वह उसी कबीले से आया था, इसलिए कुछ अतिरिक्त बीमा छोड़ना ही उचित था। अगर तुम नहीं भी पूछो तो भी मैं ऐसा करूंगा। मैं जियाओ परिवार का ख्याल रखना सुनिश्चित करूंगा। है बोडोंग ने अपना हाथ हिलाया और अपनी छाती थपथपाई। है बोडोंग अजनबियों के प्रति दूर और ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन वह उन लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करता था जिन्हें वह पहचानता था। मूल कहानी में उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नाराज करने की कीमत पर जियाओ परिवार के कई सदस्यों को बचाया था, और यही कारण था कि जियाओ मिंग उसे बहुत सम्मान देता था। खैर, अब जब सब कुछ तय हो गया है तो अगले कुछ दिनों में शक्तिशाली हुआन गोली के लिए सामग्री भेज दीजिए। थोड़ी बातचीत के बाद हाई बोडोंग अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ जियोमिंग के निवास से चला गया, क्योंकि उसके दौरे का नतीजा उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। उसने जल्दी से मास्टर जियोमिंग को जरूरी जड़ी बूटियां पहुंचाना शुरू कर दिया। हाई बोडोंग के जाने के बाद जियामा पवित्र शहर की सभी बड़ी और छोटी ताकतों ने निमंत्रण भेजे, जिसमें 3 बड़े कबीले भी शामिल थे।
जियामा शाही परिवार की राजकुमारी याओ ये ने व्यक्तिगत रूप से जियोमिंग की हवेली का दौरा किया और उसे भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जियोमिंग ने सभी निमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिए। जियामा पवित्र शहर के लैंडिंग स्टेशन पर जैसे ही जियोयान ने उड़ान परिवहन की भीड़ भरी पंक्ति से बाहर कदम रखा, उसने शानदार शहर की प्रशंसा करने के लिए अपना सिर उठाया। वह विस्मय में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वह इसे अब तक का सबसे राजसी शहर मानता था। देखा, ये जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी होने के योग्य है, ये वास्तव में शानदार है, जियोयान ने कहा। उसके सिर में एक बुरी आवाज़ गूंजी, ये कुछ भी नहीं है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो तुम पाओगे कि जियामा पवित्र शहर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जियोयान ने अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह अपने दिल में याओ लाओ द्वारा कहे गए शब्दों के लिए तरस रहा था। अपनी नाक रगड़ते हुए जियोयान ने पूछा, मास्टर, मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जाने से पहले अभी भी 1 महीने से अधिक समय है। हम इतनी जल्दी जियामा पवित्र शहर में क्यों हैं? तुम आमतौर पर काफ़ी बुद्धिमान होते हो, आज तुम थोड़े कमज़ोर क्यों हो? तुम्हारी ताकत केवल 7 सितारा डू मास्टर में है, और यह साधना स्तर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है। हमें तुम्हारे लिए एक शक्तिवर्धक गोली को परिष्कृत करने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने की ज़रूरत है। जियामा पवित्र शहर जियामा साम्राज्य की राजधानी है, इसलिए इसमें कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां बिखरी हुई होंगी, याओ लाओ ने हंसते हुए उसे डांटा। जियाओयान उसके लिए याओ लाओ के विचार से प्रभावित हुआ। वह उन सभी चीज़ों से अवगत था जो उसके गुरु ने वर्षों से उसके लिए की थी, और अगर याओ लाओ नहीं होते तो उसकी ताकत इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। इसके अलावा उसने एक स्वर्गीय ज्वाला भी प्राप्त की थी। जैसे ही उसने स्वर्गीय ज्वाला के बारे में सोचा, जियाओयान की आंखों में चिंता की एक चमक उभर आई। उसने इसे अपरंपरागत तरीके से प्राप्त किया था, दूसरों पर छिपकर हमला करके जब वे इसे खाने की कोशिश कर रहे थे। मूल रूप से लोगों को मारना डूक्यूई महाद्वीप में एक आम बात थी, और जब तक वह खुद को उजागर नहीं करता, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी और उसे मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने लूटा था उसका नाम गूहे था, एक जाना पहचाना नाम, है न? हाँ, यह मिस्टी क्लाउड सेक्ट का पिल्किंग गूहे था। सच कहूं तो जब वह गूहे पर छिपकर हमला किया तो उसे नहीं पता था कि यह वही है। उसने केवल किसी और से नाम सुना था और उसका रूप नहीं जानता था। उस समय उसके लिए केवल एक ही बात मायने रखती थी कि गूहे के पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी, और यह जानते हुए भी वह छिपकर हमला कैसे नहीं कर सकता था। वह एक स्वर्गीय ज्वाला थी, फ्लेम मंत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खजाना और अपने गुरु के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक। ये कैसे संभव था कि वह इसे छोड़ दे? उसे केवल इस बात का पछतावा था कि उसने उस समय याओ लाओ से उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए निर्णायक रूप से क्यों नहीं कहा। इस समय गूहे पहले से ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में था, और अगर वह उसे पहचान लेता तो एक बड़ी खूनी लड़ाई होती। याओ लाओ ने अनुमान लगाया कि जियाओयान के दिमाग में क्या चल रहा था और उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए बोला, चिंता मत करो, उस पिल्किंग गूहे को मैंने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। विशेष छठी टीयर हीलिंग पिल के बिना उसके लिए ठीक होना मुश्किल होगा। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसके लिए गोलियों को परिष्कृत करना भी मुश्किल होगा, इसलिए जब आप नालिन यानरान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उसे प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर वह वास्तव में प्रकट होता है तो क्या आपने स्नैक पीपल जनजाति के 2 शीर्ष डू सम्राटों को भी आमंत्रित नहीं किया था? उस यून के जुड़ने के बाद भी उनके लिए आपको रोकना मुश्किल होगा। अध्याय 222 परिष्कृत गोलियां। सांप लोग जनजाति के शीर्ष डू सम्राट। अगर वह इसके बारे में नहीं सोचता तो ठीक था, लेकिन जब याओ लाओ ने सांप लोग जनजाति का जिक्र किया तो जियाओयान को लगा कि उसके सिर में दर्द बढ़ रहा है। यह एक संयोग था कि उस अवसर पर उसकी मुलाकात सांप लोगों की जनजाति से हुई। उस समय वह टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला की खोज करने के लिए अपने गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा था, लेकिन अज्ञात समय तक भटकने के बाद उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि याओ लाओ की मदद से उसने फिर भी कुछ खजाने हासिल किए और अपनी ताकत में बहुत सुधार किया। अपनी यात्रा के दौरान वह सांप लोगों की जाति के एक जीर्ण ग्रैंड मास्टर डू से मिला। अपनी गहरी समझ और वर्षों के अनुभव के साथ याओ लाओ ने महसूस किया कि सांप आदमी की साधना सीलबंद थी और इसे केवल छठी स्तरीय गोली और स्वर्गीय ज्वाला के साथ मिलाकर हल किया जा सकता था। इसलिए जियाओयान ने दूसरे पक्ष को इसकी सूचना दी और गोली को परिष्कृत किया, और बदले में दूसरे पक्ष ने कुछ मामलों में उसकी मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। बाद में उसने गूहे का सामना किया और उससे स्वर्गीय ज्वाला छीन ली। यदि उसने स्वर्गीय ज्वाला नहीं ली होती तो उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाने में ज़्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपने कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग जियाओमिंग के रूप में एक बैकअप था। हालांकि जियाओयान की साधना पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ी थी और वह जियाओमिंग से कम नहीं था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियाओमिंग, जो उसी उम्र में डू सम्राट बन गया था और छठे दर्जे का कीमियागर भी था, बहुत ही दुर्जय था और बाहरी दुनिया के लिए एक निवारक था।
हालांकि गूहे को अपमानित करने के बाद उसकी सुरक्षा अनिश्चित होगी। गूहे एक छठे दर्जे का कीमियागर था जिस पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने बहुत सारे संसाधन लगाए थे और संप्रदाय उसे बहुत महत्व देता था। उसने गूहे को लूट लिया था और उसकी स्वर्गीय ज्वाला छीन ली थी, तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था। भले ही वे जियाओ मिंग को एक चेहरा दें और उसे मार न दें, फिर भी वे उसे स्वर्गीय ज्वाला सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। ये कुछ ऐसा था जो जियाओ यान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसने सांप लोग दू सम्राट की तलाश की और उसे अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहा। हालांकि सांप लोग जनजाति निर्दयी और चालाक थी, लेकिन वे उपकार को महत्व देते थे, इसलिए सांप लोग जनजाति के ग्रैंड कमांडर ने तुरंत सहमति दे दी। हालांकि जब सांप लोग जनजाति के ग्रैंड कमांडर जाने वाले थे तो उन्हें अपनी रानी को रिपोर्ट करना पड़ा, जिसने तब स्वर्गीय ज्वाला के बारे में जाना। आज तक जियाओ यान को अभी भी वह आभा याद है जो सांप लोगों की जनजाति की रानी से उभरी थी जब उसे पता चला कि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके खिलाफ कोई कदम उठाने वाली थी। हालांकि शायद इसलिए कि उसने अपनी जनजाति के एक सदस्य को बचाया था, उसने कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया, लेकिन उसका रवैया अभी भी बहुत अमित्र था। बाद में सांप लोग जनजाति की रानी मेडुसा ने उसके साथ जाने की पेशकश की, लेकिन एक बार मामला खत्म हो जाने के बाद उसे विकसित होने में मदद करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला उधार देने के लिए बाध्य होना पड़ा। जियाओ यान ने मना करने की हिम्मत नहीं की। परिणामस्वरूप अब उसके साथ दो उच्च स्तरीय विशेषज्ञ डू सम्राट थे, जबकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता यूं कुछ साल पहले केवल 3 सितारा डू सम्राट थे। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जियाओ यान को थोड़ा डर था कि मेडुसा का उग्र चरित्र किसी तरह की परेशानी का कारण बनेगा। इसके अलावा जियामा साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद उसे नहीं पता था कि सांप लोगों की जनजाति के वे दो शक्तिशाली सदस्य कहाँ चले गए थे। एक आह के साथ जियाओ यान ने अपनी चिंता व्यक्त की, अगर कोई दुर्घटना होती है तो मुझे उम्मीद है कि वे उस दिन समय पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में प्रकट हो सकेंगे। हालांकि याओ लाओ चिंतित नहीं था। चिंता मत करो, शक्तिशाली लोग अपने वादों को गंभीरता से लेते हैं, और इसके अलावा आपके पास अभी भी आपके भीतर वह स्वर्गीय ज्वाला है जिसकी उन्हें जरूरत है, वे निश्चित रूप से तब तक प्रकट होंगे। उसके लिए सब कुछ बहुत स्पष्ट था। जियाओ यान ने अपना सिर भारी रूप से हिलाया, फिर मन ही मन कहा, चिंता मत करो मास्टर, मैं इस बार निश्चित रूप से जीतूंगा। इसके बाद हम जियानान अकादमी जाएंगे और पर्याप्त स्वर्गीय लपटें एकत्र करेंगे जिससे भविष्य में आपको पुनर्जीवित किया जा सके। इसके साथ ही जियोयान फिर से आगे बढ़ गया और जल्दी से शाही राजधानी में लोगों के विशाल समुद्र में गायब हो गया। समय तेजी से बीत गया। जियाओ मिंग की हवेली। कमरा अच्छी तरह से रोशन था, हर कोने में मंद रोशनी बिखरी हुई थी जो पूरे स्थान को रोशन कर रही थी और अंधेरे के सभी निशानों को दूर कर रही थी। कमरे के केंद्र में एक बड़ी लाल रंग की औषधीय कड़ाही खड़ी थी। यह विभिन्न अजीब पैटर्न से ढकी हुई थी और इसके शरीर पर क्रूर जानवरों की यथार्थवादी छवियां उकेरी गई थीं। अगर कोई ध्यान से सुनता तो ढक्कन खोलने पर कड़ाही से एक हल्की दहाड़ भी सुनाई देती। कड़ाही के दाईं ओर कई तरह की पैकेज्ड औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो दुर्लभ और मूल्यवान भी थीं। ये सभी हाई बोडोंग द्वारा भेजी गई थीं और इनमें आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल और माइटी हुआंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक दोनों जड़ी बूटियां शामिल थीं। लगभग गर्म हो चुकी औषधीय कड़ाही पर एक त्वरित नज़र डालने के बाद जियाओ मिंग ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली। अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने कई औषधीय जड़ी बूटियों को जलती हुई कड़ाही में आसानी से डाल दिया। जड़ी बूटियां उच्च तापमान के कारण तुरंत मुरझा गईं और उनके मुख्य तनों से धीरे धीरे एक अलग रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा। जैसे जैसे जड़ी बूटियों की शाखाएं और पत्तियां मुरझाकर राख में बदल गईं, औषधीय तरल की बूंदें लाल लौ पर तैरने लगीं और उसमें मौजूद अशुद्धियां खाना पकाने के दौरान खत्म हो गईं। औषधीय तरल को लौ के नीचे शुद्ध होते देखने के बाद जियाओ मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। बची हुई सभी औषधीय जड़ी बूटियां हवा में उड़ गईं और फिर उन्हें कड़ाही में फेंक दिया गया, जहां वे तुरंत पाउडर या तरल में बदल गईं और मिश्रण में निलंबित हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कड़ाही में और भी ज्यादा औषधीय तरल पदार्थ और पाउडर डाले गए। हालांकि इन तरल पदार्थों को परिष्कृत करने में बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति लगती थी, फिर भी यह जियाओ मिंग के लिए कोई बड़ा बोझ नहीं था, जिसकी ताकत ने उसे आसानी से छठी स्तरीय गोलियां परिष्कृत करने की अनुमति दी। जैसे ही अंतिम औषधीय जड़ी बूटी को कड़ाही में डाला गया, जियाओ मिंग के हाथ की मुहरें बदल गईं और कड़ाही के अंदर की लाल लौ एक भयानक तापमान के साथ फट गई। औषधीय तरल पदार्थ तेजी से वाष्पीकृत हो गया और सभी अशुद्धियां पूरी तरह से परिष्कृत हो गईं। कंडेंसेट। जियो मिंग के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और तुरंत ही लाल रंग की औषधीय कड़ाही के अंदर विभिन्न रंगों के औषधीय तरल पदार्थ और कुछ औषधीय पाउडर की दर्जनों बूंदें एक साथ संघनित हो गईं, जैसे कि उन्हें फेंका जा रहा हो, और अंत में तेजी से घूमने लगीं।
औषधीय तरल पदार्थ, जो शुरू में मुट्ठी के आकार का था, आसपास की लपटों की चिलचिलाती गर्मी के नीचे संघनित और धीरे धीरे सिकुड़ गया। अब लगभग 2 से 3 घंटे के बाद पहले संघनित मुट्ठी के आकार की गोली केवल एक अंगूठे के आकार की रह गई थी, और इसकी धीरे धीरे घटती घूर्णन गति के तहत एक प्रोटोटाइप गोली धीरे धीरे आकार लेती हुई देखी जा सकती थी। जैसे ही जियोमिंग ने प्रोटोटाइप गोली को बनते देखा, उसका दिल और दिमाग थोड़ा शांत हो गया। इस बार वह जिस गोली को परिष्कृत कर रहा था, वह छठी श्रेणी की गोली थी, जो एक सील द्वारा कम की गई ताकत को बहाल कर सकती थी। इस गोली का प्रभाव इतना दुर्लभ था कि केवल कुछ लोगों को इसकी आवश्यकता थी और दूसरों के लिए ये पूरी तरह से बेकार थी। इसलिए वास्तविक मूल्य के संदर्भ में इनमें से एक गोली की कीमत फाइटिंग स्पिरिट गोली जितनी अधिक नहीं थी। बेशक जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी उनके लिए यह अमूल्य थी। लगभग 1 घंटे के बाद औषधीय कड़ाही से एक अजीब औषधीय सुगंध और थोड़ी ऊर्जा में उतार चढ़ाव अचानक फूट पड़ा। जियाओमिंग की हथेली की एक लहर के साथ एक अजीब स्थानिक उतार चढ़ाव भड़क उठा, जिसने ऊर्जा में उतार चढ़ाव को दबा दिया। औषधीय कड़ाही का ढक्कन अपने आप उठ गया और एक हल्की सुगंध वाली हरे रंग की गोली निकली, जिसे आखिरकार जियाओमिंग ने मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसे बहुत पहले से तैयार की गई गोली की बोतल में रख दिया। ठीक है, अब ताकतवर हुआन गोली को परिष्कृत करने का समय आ गया है। अध्याय 223 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय विचार विमर्श। कुछ और दिन बीतने के बाद जियाओमिंग एक जैड बोतल के साथ गुप्त कमरे से बाहर चला गया, जिसमें परिष्कृत शक्तिशाली हुआन गोली थी। जियाओमिंग, तुम आखिरकार बाहर आ गए। जब जियान ने उसे देखा तो वह बहुत खुशी के साथ उसके पास दौड़ी और उसे अपनी बाहों में ले लिया। जियाओमिंग ने फिर है बोडोन को सिर हिलाया, जो उसके पीछे इंतजार कर रहा था। आय सम्राट, आज आपके पास बहुत खाली समय है, जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, ये सच है कि करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बोडोंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसने यह उल्लेख नहीं किया कि जब जियाओमिंग अपनी गोलियां परिष्कृत कर रहा था, तब वह जियाओ परिवार से मिलने गया था। उत्साह के साथ बोडोंग ने पूछा, जब से आप एकांत से बाहर आए हैं मास्टर जियाओमिंग, तो मेरी वो गोलियां। हे, ओह, ये रही आपकी गोलियां, जियाओमिंग ने उत्तर दिया और 2 जैड बोतलों के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ दिखाई दी। जैसे ही जैड की बोतलें दिखाई दी, गोलियों की हल्की खुशबू चुपचाप पूरे कमरे में भर गई। उन्हें सूंघते ही हाई बोडोन की आत्मा कांप उठी और उसने जल्दी से गोलियां जियाओमिंग के हाथ में ले लीं। हा, धन्यवाद मास्टर जियाओमिंग, आपकी आज की दयालुता को मैं कभी नहीं भूलूंगा, हाई बोडोन ने कहा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जियाओमिंग ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बस उस समझौते को याद रखना जो हमने किया था, बर्फ सम्राट। निश्चित रूप से, हाई बोडोन ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। उस स्थिति में मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। मुझे यकीन है कि तुम अब गोलियां लेने के लिए उत्सुक हो, जियाओमिंग ने कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं मास्टर जियाओमिंग, मैं इन गोलियों के प्रभाव को महसूस करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं अब अलविदा कहूँगा और अगली बार आपसे माफ़ी मांगूंगा मास्टर, हाई बोडोन ने कमरे से जल्दी से बाहर निकलने से पहले जवाब दिया। एक विशाल पर्वत एक पहाड़ी मैदान के बीच में अकेला और खामोश खड़ा था, एक तीखी तलवार की तरह ऊंचा, एक हल्की तलवार की आभा उत्सर्जित कर रहा था जो आसमान में ऊंची पहुंच रही थी। धुंधले बादल, पर्वत अभी भी पहले की तरह अलौकिक था, बादलों से घिरा हुआ और कीड़ों और पक्षियों की आवाज़ों से भरा हुआ। हालांकि धुंधले बादल संप्रदाय अब पहले जैसा शांत नहीं था। पहाड़ की चोटी पर संप्रदाय का बड़ा आधार था, जिसमें कई सदस्य विशाल चौक में तकनीकों का आदान प्रदान कर रहे थे। चोटी के केंद्र में एक शानदार हॉल था जो इतिहास की झलक देता था। ये हॉल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की स्थापना के बाद से ही चला आ रहा था और संप्रदाय के लिए इसका बहुत महत्व था। हॉल के अंदर एक विस्तृत मेज के चारों ओर 1 दर्जन आकृतियां बैठी थीं, उनमें से अधिकांश ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में उनकी उच्च स्थिति को दर्शाने वाले विशेष प्रतीकों से सजे हुए थे। पिल्किंग बूहे टेबल पर पीला चेहरा लिए बैठे थे, समय समय पर दर्द के लक्षण दिखा रहे थे। उनके पीछे एक युवक थोड़ा झुककर खड़ा था। युवक की नज़र टेबल के दूसरी ओर बैठी एक सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की पर टिकी थी, जो कोई और नहीं बल्कि नालन यानरान थी। यूले, क्या आपको एल्डर गुहे पर हमला करने वाले हत्यारे के बारे में कोई सुराग मिला है? एक महिला की स्पष्ट और ठंडी आवाज़, जिसमें राजसीपन का संकेत था, अचानक शांत हॉल में गूंज उठी। एल्डर यूनले अजीब तरह से खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया, संप्रदाय के नेता, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। वह सफ़ेद कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला को देख रहे थे, जिसके नाजुक और नेक चेहरे पर उस समय फटकार के भाव दिख रहे थे। धमाका! अचानक मेज पर एक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक एल्डर खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, कितना अपमानजनक! इतने लंबे समय तक खोजने के बाद भी वे अभी भी उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए हैं जिसने एल्डर गुहे पर हमला किया था। क्या शिष्य बेकार हैं?
एल्डर में से एक ने अपना सिर हिलाया और कहा, जिस क्षेत्र में एल्डर गुहे पर हमला किया गया था वह टैगर रेगिस्तान के पास है, जो हमारे संप्रदाय के क्षेत्र में कमज़ोर बिंदु है। ये सामान्य है कि हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, हो सकता है कि हमलावर बहुत पहले भाग गया हो। हम शिष्यों को दोष नहीं दे सकते। युनलेंग थोड़ा दुखी हुए और पूछा, क्या हमें वास्तव में उस व्यक्ति को जाने देना चाहिए? कोई और रास्ता नहीं है जब तक कि एल्डर गुहे की चोटों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इतना मूर्ख न हो कि वह उनके सामने आए। ये सुनकर गुहे कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पहचान सकता हूं अगर वह मेरे सामने आए, लेकिन मैं अभी इधर उधर भागने की स्थिति में नहीं हूं। अपनी चोटों के बारे में सोचते ही गुहे की मुस्कान एक कड़वी हंसी में बदल गई और जाहिर तौर पर अपनी चोटों के कारण उसके चेहरे पर नसें उभरने लगीं और उसे बहुत पसीना आने लगा। यून, जो ये दृश्य देख रही थी, ने गहरी भौहें सिकोड़ीं। गुहे ने इतने सालों तक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की सेवा की थी और सिर्फ एक यात्रा के बाद ही ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी। वह स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वे जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसलिए वह केवल पूछ सकती थी, क्या संप्रदाय से कोई छठी स्तरीय उपचार गोलियां बची हैं? अभी भी कुछ बची हैं, बुजुर्गों में से एक ने उत्तर दिया, लेकिन एल्डर गुहे ने जो गोलियां परिष्कृत की हैं वे बहुत प्रभावी नहीं लगती हैं। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ रहने के दौरान गुहे ने स्वाभाविक रूप से कुछ छठी स्तरीय गोलियां बचाई थीं। हालांकि इन गोलियों को छठी स्तरीय गोलियों में उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता था और उनमें से बहुत ज़्यादा नहीं थीं। घायल होने के बाद उसने इनमें से कुछ गोलियां लीं लेकिन पाया कि उनका बहुत कम असर हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके घावों में एक विशेष ऊर्जा थी जो खुद को मजबूत करने के लिए उपचार गोलियों की ऊर्जा को खा रही थी। अतीत में इस तरह के घाव को कुछ विशेष गोलियों की मदद से ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन किसी को ये जानना था कि गोलियों को परिष्कृत करने के समय को कम करने के लिए हर किसी के पास स्वर्गीय ज्वाला नहीं होती। छठी स्तरीय गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा था। यदि अतीत में छठी स्तरीय गोली को परिष्कृत करना उसके लिए एक आसान काम नहीं था, तो अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया है तो इसे परिष्कृत करना और भी मुश्किल होगा। गुहे की कमजोर स्थिति को देखते हुए यून लंबे समय तक गहरी सोच में डूबा रहा। आखिरकार उसने कहा, जियाओ कबीले के मास्टर जियोमिंग वर्तमान में पास के जियामा पवित्र शहर में हैं। वह कोई समाधान प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। जियोमिंग का उल्लेख सुनकर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। वे जियामा साम्राज्य के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह 15 वर्षीय डू सम्राट पावरहाउस और छठी स्तरीय कीमियागर था। इन उपाधियों ने लंबे समय से उनके कानों को सुन्न कर दिया था। अगर मास्टर जियाओमिंग कार्रवाई करते हैं तो वे एल्डर गुहे की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, एक एल्डर ने कहा। हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें विनम्र होना चाहिए और उचित सम्मान दिखाना चाहिए। हमें उचित उपहार भी लाने चाहिए और उन पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसे भेजना चाहिए? एक अन्य एल्डर ने पूछा। बुजुर्गों ने आपस में इस मामले पर चर्चा शुरू की, लेकिन यून ने अचानक उन्हें टोकते हुए कहा, चुप रहो। आप सभी एक ही संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, इस तरह के हंगामे की कोई जरूरत नहीं है। यून की डांट पर बुजुर्ग शांत हो गए। अपने बालों को ठीक करने के बाद यून ने गंभीरता से कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने जाऊंगी। ऐसा ही होगा कि मैं पिछली बार मेरी जान बचाने के लिए उन्हें फिर से धन्यवाद दे सकूं। संप्रदाय के नेता यून द्वारा व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष को आमंत्रित करने की संभावना पर कोई भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जियाओमिंग की स्थिति और ताकत को देखते हुए संप्रदाय के नेता यून के लिए निमंत्रण देना वास्तव में उचित था। और बुजुर्ग गुहे पर हमला करने वाले काले वस्त्र वाले व्यक्ति के बारे में सुराग खोजने में हार मत मानो। आज के लिए बस इतना ही, यून ने निष्कर्ष निकाला। अध्याय 224 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में भाग लेना। एक पुराने अध्ययन कक्ष के अंदर कीमिया से संबंधित विभिन्न पुस्तकों से भरी किताबों की कई पंक्तियां थीं। अध्ययन के दाईं ओर किताबों की अलमारियों से दूर मेज पर एक काला धूपदान था। धूपदान से धीरे धीरे एक हल्का धुआं उठ रहा था जो शांत करने वाला था। यून मिलने आया है? जियाओमिंग ने पूछा, जैसे ही उसने अपने हाथ में किताब रखी और अपने सामने नौकरानी को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे किया। हाँ मास्टर। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता और छोटे संप्रदाय नेता नालन यानरान दोनों दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। नौकरानी ने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मैं समझ गई, कृपया उन्हें हॉल में आमंत्रित करें, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी, जियाओमिंग ने उत्तर दिया। नौकरानी ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई, जबकि जियाओमिंग अपनी सीट पर विचार करते हुए बैठा रहा। यून की यह यात्रा शायद गुहे की चोट के बारे में है न? सम्राट के स्ट्रीम पल्प के लिए उपयुक्त एक गोली की रेसिपी का अध्ययन करने के लिए पिछले 2 दिनों से अपने कमरे में रहने के बावजूद वह यून की यात्रा से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही इसका अनुकरण कर लिया था। हालांकि अभी भी कुछ विवरण थे जो उसे समझ में नहीं आए।
नालन यानरान भी उसके साथ क्यों आ रही है? क्या ये 3 साल के समझौते से संबंधित हो सकता है? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए सोचा। फिर वह खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। जियो मिंग की हवेली के बाहर नालन यानरान निराशा के भाव के साथ खड़ी थी क्योंकि उसने यून यून को देखा, जो उसके सामने एक सौम्य मुस्कान पहने हुए थी। नालन यानरान यून यून से दुखी नहीं थी, बल्कि वह जिस स्थिति में थी उससे दुखी थी। उसने मन ही मन आह भरी और खुद से बुदबुदाया, मेरे दादाजी बहुत अविश्वसनीय हैं। उन्होंने मुझे मास्टर जियाओ मिंग के साथ संबंध सुधारने के लिए यहाँ भेजा है। क्या उन्हें नहीं पता कि 1 महीने में जियाओ यान के साथ 3 साल का समझौता हो जाएगा? नालन यानरान बहुत होशियार थी और अपने दादा के इरादों को आसानी से भांप लेती थी। चूंकि जियाओ मिंग अपने दादा के घावों को भरने के लिए तैयार थी, इसलिए यह समझा जा सकता था कि जियाओ परिवार के पास उसके आने का मामला सुलझ गया था। लेकिन भले ही नालन परिवार और जियाओ मिंग के बीच कोई संघर्ष न हो, नालन यानरान जानती थी कि जियाओ मिंग जैसी प्रतिभा के साथ संबंध बनाना उसके बस की बात नहीं थी। नहीं, यह संभावना थी कि दूसरा पक्ष मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में उसकी स्थिति पर विचार करेगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला और नौकरानी दिखाई दी, यून यून नालन यानरान के साथ जियाओ मिंग से मिलने के लिए हॉल में ले जाया गया। उसे देखते ही यून यून का पहले से ही मुस्कुराता हुआ चेहरा और भी चमक उठा। हे मास्टर जियाओ मिंग, आपको आखिरी बार देखे हुए 2 साल हो गए हैं। आपकी आभा और भी शक्तिशाली हो गई है, उसने कहा। यून यून ने वर्षों में सुधार किया था और 3 सितारा डू सम्राट से 4 सितारा डू सम्राट तक आगे बढ़ गई थी, लेकिन वह अब जियाओ मिंग की सटीक ताकत को महसूस करने में सक्षम नहीं थी। ये दर्शाता है कि उसकी प्रगति उससे अधिक थी। चाय परोसने के बाद जियाओ मिंग ने यून यून के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर सीधे उसके आने के उद्देश्य के बारे में पूछा। इस बार आपके आने का कारण क्या है, संप्रदाय नेता यून? वास्तव में हम कई कारणों से आपसे मिलने आए हैं, यून यून ने अपनी आवाज़ को नर्म और मापा हुआ बताया। पहला कारण है कि मेरी जान बचाने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देना है, उसने आगे कहा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। दूसरा कारण है कि आप हमारे संप्रदाय में हमारे एल्डगुहे के घावों का इलाज करने के लिए आए। यून यून ने कुछ देर के लिए विराम लिया, उसकी आंखें जियाओ मिंग के चेहरे से कभी नहीं हटीं। और तीसरा कारण है कि आप 3 साल के समझौते में शामिल होंगी जो 1 महीने में होने वाला है। आपकी जान बचाने के मामले का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही मुझे धन्यवाद दिया है, जियाओ मिंग ने जवाब दिया, जिया नान अकादमी में लौटने पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से प्राप्त आभार उपहार का जिक्र करते हुए। वह उपहार जियाओ शान ने जियाओ मिंग को दिया था। मैं 3 साल के समझौते में भाग लूंगा और जब तक यह एक निष्पक्ष द्वंद्व है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जियो मिंग ने कहा। लेकिन एल्डर गुहे की चोट के बारे में मुझे अभी भी अधिक जानकारी चाहिए। क्या वह 6ठे दर्जे का कीमियागर नहीं है? उसे संप्रदाय में कुछ बैकअप 6ठे दर्जे की उपचार गोलियां छोड़नी चाहिए थीं, है ना? उसकी बातें सुनकर यून यून ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि आपने पहले ही यह कह दिया है, तो मैं अब इसका उल्लेख नहीं करूंगा। एल्डर गुहे की चोटों के बारे में मैं वास्तव में ज़्यादा नहीं जानता, मैंने केवल संक्षेप में उनसे पूछताछ की है। जहाँ तक 6ठी श्रेणी की उपचार गोली की बात है, हमारे पास कुछ है, लेकिन ये प्रभावी नहीं थी, इसलिए मेरे पास आपको परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मास्टर। यून यून ने आह भरते हुए कहा। मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उसकी चोटों की गंभीरता की जांच करने के लिए जाना होगा, जियो मिंग ने कहा। और ऐसा हुआ कि मैं अभी मुक्त हूँ। चलो एल्डर गुहे की हालत साथ में देखते हैं। यून यून निश्चित रूप से जियो मिंग के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी और केवल मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। दूसरी ओर नालन यानरान, जो उसके बगल में खड़ी थी, को बातचीत में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वह ऐसा न करने से राहत महसूस कर रही थी। अगर उसे जियो मिंग के साथ कोई अजीब बातचीत करनी होती तो वह किसी छेद में छिप जाती। चूंकि उन्होंने मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जाने का फैसला किया था, इसलिए जियो मिंग और दोनों महिलाएं उठकर कमरे से बाहर चली गईं। हवेली के बाहर नालन यानरान अपने गुरु यून यून का पीछा नहीं कर पाई क्योंकि वह उड़ नहीं सकती थी। सिर्फ जियो मिंग और यून यून ही बचे थे जो सीधे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में उड़ गए। और जिस क्षण जियो मिंग ने उड़ान भरी, यून यून की पुतलियां उसके पीछे सिकुड़ गईं। बिना पंखों के हवा में उड़ने में सक्षम होना, ये कुछ ऐसा है जो केवल एक डूपूर्वज शक्ति के पास हो सकता है। जियो मिंग पहले से ही एक है डूपूर्वज। संप्रदाय नेता यून, बस वहां खड़े मत रहो, चलो चलते हैं, जियो मिंग ने यून यून के स्तब्ध भाव को देखते हुए कहा। ओह हाँ, चलो चलते हैं, यून यून ने अपनी मदहोशी से बाहर आकर यंत्रवत जवाब दिया। धुंधले बादल संप्रदाय। एक सुंदर आदमी और एक खूबसूरत महिला आकाश से उतरे और कीमिया हॉल के सामने उतरे। ये 2 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियो मिंग और यून यून थे। कुछ समय के लिए समायोजित होने के बाद यून यून ने अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि जियो मिंग एक डूपूर्वज था। अपने बगल में जियो मिंग को देखते हुए यून यून ने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला और कहा, मास्टर जियो मिंग, ये हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का कीमिया हॉल है,
एल्डर गूहे अंदर हैं, कृपया मेरे पीछे आएं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और आगे बढ़ गई। जैसे ही वे संप्रदाय से गुजरे, वहां बहुत से कीमियागर मौजूद नहीं दिखे और रास्ते में उन्हें सिर्फ एक या दो ही मिले। जल्द ही वे दोनों एक कमरे में पहुंच गए। युन युन ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बड़े गूहे, मैंने मास्टर जियाओ मिंग को आमंत्रित किया है, कृपया दरवाज़ा खोलिए। कमरे के अंदर से खांसी की आवाज़ आई और फिर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की कमज़ोर आवाज़ आई, लियू लिंग, जाओ और दरवाज़ा खोलो। हाँ मास्टर। दरवाज़ा खुला और जियाओ मिंग और युन युन कमरे में दाखिल हुए। कमरा सुंदर ढंग से सजाया गया था और हवा में एक हल्की औषधीय खुशबू फैली हुई थी। कमरे के मालिक बूढ़े बिस्तर पर बैठे थे और पीले चेहरे से जियाओ मिंग और युन युन को देख रहे थे। मास्टर जियाओ मिंग, मुझे आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। मुझे डर है कि इस बार मुझे अपने घावों से आपको परेशान करना पड़ेगा, गूहे ने कहा। गूहे की चोटों को देखते हुए, जो काफ़ी गंभीर थीं, जियाओ मिंग ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एल्डर गूहे से ये भी पूछना चाहूंगा कि आप कैसे घायल हुए। एक कीमियागर के रूप में आपको मेरे इरादों को समझना चाहिए, है ना? गूहे ने समझ में सिर हिलाया, ये पहचानते हुए कि जियाओ मिंग अपने अनुभव के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी चोट का कारण क्या था। बेशक गूहे के लिए तुरंत अपना फैसला बताना ठीक होता, क्योंकि वह खुद एक कीमियागर था। हालांकि गूहे ने फिर भी यह कहानी बताने का विकल्प चुना कि वह कैसे घायल हुआ। अध्याय 225, गूहे का उपचार। अपने घायल होने की कहानी बताने से पहले गूहे ने ईर्ष्या और प्रशंसा के मिश्रण से जियाओ मिंग को देखा। मास्टर जियाओ मिंग, मुझे लगता है कि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। क्या उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है? गूहे के शिष्य लियू लिंग, जो उसके बगल में खड़ा था, ये सुनकर चौंक गया। गूहे के शिष्य के रूप में वह अच्छी तरह से जानता था कि स्वर्गीय ज्वाला कितनी कीमती है। वास्तव में गूहे अपनी वर्तमान स्थिति में इसलिए पहुंच गया था क्योंकि उसने दुर्लभ और कीमती स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त की थी और किसी ने उसका पीछा किया था और उस पर घात लगाकर हमला किया था। उसके बगल में खड़ी यूं भी थोड़ी हैरान थी। हालांकि इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि जियाओ मिंग इतनी कम उम्र में अब एक पूर्वज था, उसने महसूस किया कि इस तरह का अस्तित्व शायद दुक्युई महाद्वीप पर एक स्वर्गीय ज्वाला से भी दुर्लभ था। इस बारे में सोचने के बाद वह अब उतनी हैरान नहीं थी। हाँ, मेरे पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, जियाओ मिंग ने सिर हिलाकर पुष्टि की। आपने इसे 2 साल पहले खोजा था जब मैं जियामा शाही परिवार के लिए जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत कर रहा था, है न? गूहे ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये सही है मास्टर जियाओ मिंग। सच कहूं तो मैं कई सालों से स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहा हूं और इसकी तलाश में जियामा साम्राज्य के भीतर कई विदेशी स्थानों की यात्रा कर चुका हूं। हालांकि मुझे अभी तक ये नहीं मिला था। ये पता चलने के बाद कि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, मैं इसे प्राप्त करने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। मैंने इसे खोजने के लिए बाहर बिताए समय और अपनी खोज के दायरे को बढ़ा दिया। मेरे प्रयास अंततः सफल हुए जब मुझे टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम मिली। विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम। जियाओ मिंग ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गूहे विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम का सामना कर पाएगा। इस खास स्वर्गीय ज्वाला का सामना करने की संभावना बेहद कम थी, लॉटरी जीतने से भी कम। वास्तव में सिम्युलेटर में कई बार इसे खोजने के बावजूद जियो मिंग को इसका कोई निशान भी नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि गूहे की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। मुझे विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैं आखिरकार ऐसा करने में कामयाब रहा। फिर मैं टैगर रेगिस्तान के आसपास के पहाड़ों में से एक पर गया और उसे निगलने की कोशिश की। स्वर्गीय ज्वाला की खोज में सालों बिताने के बाद मैंने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार कर ली थी। जैसे ही मैं प्रक्रिया शुरू करने वाला था, एक काले रंग का आदमी अचानक से घुस आया और जब मैं चौंक गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, गूहे ने बताया। जब वह काले रंग के आदमी के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मैंने जो जगह चुनी थी वह बिल्कुल गुप्त थी और मैंने अपनी आभा को आसपास के क्षेत्र से अलग कर दिया था। उस काले वस्त्र वाले आदमी की नज़र निश्चित रूप से लंबे समय से मुझ पर थी। काले वस्त्र वाला आदमी कमज़ोर नहीं था और उसके छिपकर किए गए हमले में मैं सीधे गंभीर रूप से घायल हो गया और विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम भी उसने छीन लिया। अगर मेरी जान बचाने के लिए मेरे कुछ छिपे हुए कार्ड न होते तो मुझे डर है कि मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में वापस नहीं आ पाता, लेकिन अगर मैं वापस भी लौटता तो भी मुझे ये चोटें लगतीं। जैसे ही गूहे ने बात की, उसने धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर के कपड़े उतारे और अपने शरीर के दाहिने आधे हिस्से को दिखाया जो गंभीर रूप से जल गया था। त्वचा नीली पड़ गई थी और नसें उभरी हुई थीं, ऊपर हल्के सफ़ेद क्रिस्टल चमक रहे थे। जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था उसके पास भी एक स्वर्गीय ज्वाला थी और उसने मुझे यही चोट पहुंचाई है। गूहे ने फिर कहा, जाहिर तौर पर गलत समझे जाने के बारे में चिंतित था। मेरा मतलब कुछ और नहीं है, उस स्वर्गीय ज्वाला की आभा आपकी स्वर्गीय ज्वाला से बिल्कुल अलग थी, मास्टर जियाओ मिंग।
गूहे की कहानी सुनकर जियाओ मिंग अविश्वास में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी वाकई बदकिस्मत था। वह विशुद्ध भाग्य के कारण स्वर्गीय ज्वाला पर ठोकर खा गया था, लेकिन उसे छीन लिया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये घाव स्वर्गीय ज्वाला द्वारा लगाया गया था और यह ठीक नहीं हो पाया है, ठीक है? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपको ठीक होने से कौन रोक रहा है? जियाओ मिंग ने पूछा। मेरे शरीर पर कुछ सफ़ेद क्रिस्टल हैं, जो संभवतः एक विशेष तकनीक का उपयोग करके स्वर्गीय ज्वाला द्वारा बनाए गए हैं। ये क्रिस्टल मेरी डूक्यूई को खा रहे हैं और अगर मैं उपचार की गोलियां लेता हूं, तो वे औषधीय शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मुझे संदेह होता है कि मुझ पर हमला करने वाला व्यक्ति भी मास्टर कीमियागर हो सकता है, गूहे ने जवाब दिया। जियाओ मिंग, ये सब और अधिक समान कैसे होता जा रहा था? मुझे देखने दो। जियाओ मिंग ने गूहे की बांह पर अपना हाथ रखा और अपनी आत्मा की शक्ति को उसके अंदर भेजा ताकि उसकी चोटों की सीमा की जांच की जा सके। परिणामों ने वही पुष्टि की जो गूहे ने बताई थी। उसके शरीर का दाहिना आधा हिस्सा बुरी तरह जल गया था और वहां बहुत सारे सफ़ेद क्रिस्टल थे जो उपचार प्रक्रिया को रोक रहे थे। ये क्रिस्टल उसकी मेरिडियन, रक्तवाहिकाओं और हड्डियों से चिपके हुए थे और उसके अग्निगुण डूक्यूई को फंसा रहे थे क्योंकि वह उनसे होकर गुजर रहा था। गूहे की चोटों की पूरी तरह से जांच करने के बाद जियाओ मिंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपनी आंखें खोलीं। युन युन ने पूछा, मास्टर जियाओ मिंग, चोट कैसी है? क्या इसे ठीक करना आसान है? लेकिन युन युन के सवाल का जवाब देने के बजाय जियाओ मिंग ने गूहे से पूछा, आपको क्या लगता है कि इसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? अगर मैं होता तो मैं बर्फ गुण डूक्यूई के साथ छठी स्तरीय उपचार गोली को परिष्कृत करता ताकि जब छोटे क्रिस्टल औषधीय शक्ति को अवशोषित करते तो वे जम जाते और उनका मुकाबला किया जाता। इससे छोटे बर्फ के क्रिस्टल के आग गुण के साथ सक्रिय होने के किसी भी खतरे को रोका जा सकेगा, गूहे ने सुझाव दिया। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और कहा, आपने जो कहा वह एक समाधान है, लेकिन मेरे पास एक सरल समाधान है। मैं आपके शरीर में क्रिस्टल को सीधे भस्म करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग कर सकता हूँ। इस कथन ने गूहे को आश्चर्यचकित कर दिया और वह जोर से हंस पड़ा। मैं स्वर्गीय ज्वाला के बारे में लगभग भूल ही गया था। आपका समाधान बहुत कम जटिल है। जैसे ही उसने ये कहा, गूहे को उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति के प्रति अपने दिल में अधिक से अधिक आक्रोश महसूस हुआ जिसने उससे स्वर्गीय ज्वाला चुरा ली थी। युन युन फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, चूंकि आपके पास समाधान है मास्टर जियाओ मिंग, मैं आपसे एल्डर गूहे के इलाज में मदद करने के लिए एक एहसान मांगना चाहूँगा। एक बार मामला सुलझ जाने के बाद मेरा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आपको एक इनाम देगा जो आपको संतुष्ट करेगा। जियाओ मिंग ने बस जवाब दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। युन युन और लियू लिंग फिर कमरे से बाहर चले गए ताकि जियाओ मिंग और गूहे को कुछ गोपनीयता मिल सके। कमरे में जियाओ मिंग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ के ऊपर लाल रंग की लौ की एक किरण दिखाई दी। जियाओ मिंग के हाथ पर लगी लौ को देखकर गूहे की आंतरिक ईर्ष्या लगभग असहनीय थी। सौभाग्य से जियाओ मिंग ने गूहे को परेशान करने के लिए स्वर्गीय लौ को बाहर नहीं निकाला, बल्कि इसके बजाय अपने हाथ की एक लहर के साथ इसे सीधे गूहे के शरीर की ओर भेज दिया। अचानक इस झटके को पाकर गूहे ने घुटी हुई आवाज़ निकाली और उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। माफ़ करना, मैं तुम्हें पहले से चेतावनी देना भूल गया। गूहे के दर्दनाक रूप को देखते हुए जियाओ मिंग ने माफ़ी मांगी। उसका यह इरादा नहीं था। जिस तरह से गूहे ने अभी अभी 10,000 जानवरों की लौ को देखा, उससे वह थोड़ा अवाक हो गया, इसलिए वह जल्दी से काम खत्म करना चाहता था। कोई बात नहीं, तुम जारी रख सकते हो, खुद को दर्द सहने के लिए मजबूर करते हुए गूहे ने कहा। ठीक है। गूहे की पीठ पर अपनी उंगली रखते हुए जियाओ मिंग गंभीर था क्योंकि उसकी आत्मा शक्ति ने लाल लौ की लपट को नियंत्रित किया, जो तेजी से कुछ प्रमुख मध्याह्न रेखाओं से गुजरती हुई धीरे धीरे हड्डियों और मध्याह्न रेखाओं के ऊपर पहुंची जो सफ़ेद क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे लौ नज़दीक आती गई, सफ़ेद बर्फ के क्रिस्टल सक्रिय होने लगे, लेकिन जल्द ही वे लौ की चपेट में आ गए और गायब हो गए। एक क्षेत्र में क्रिस्टल को भस्म करने के बाद लाल लपटें तेजी से दूसरे क्षेत्र में चली गईं और इस प्रक्रिया के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया। अध्याय 226 उत्साही युनलेंग। जैसे ही जियाओ मिंग गूहे के घावों को ठीक कर रहा था, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग गूहे के कमरे के पास पहुंचे। संप्रदाय नेता, मेरे शिष्यों ने जो बताया है, क्या ये सच है कि आप मास्टर जियाओ मिंग को आमंत्रित करने में सफल रहे हैं? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पहले बुजुर्ग युनलेंग, जो अन्य बुजुर्गों के सामने खड़े थे, ने युन युन को देखा और पूछा। ये सही है, वह अब अंदर जाकर बुजुर्ग गूहे को उनके घावों को ठीक करने में मदद कर रहा है। युन युन ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुमने वह सब तैयार कर लिया है जो मैंने मांगा था? युन युन की नज़र युनलेंग की उंगली पर एक सफ़ेद स्टोरेज रिंग की ओर चली गई। बेशक, मैंने उन्हें बाहर निकाला और जैसे ही मैंने खबर सुनी, मैं यहाँ आ गया, युनलेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ उसके हाथ में कई जेड बॉक्स दिखाई दिए।
ये जेड बॉक्स युनलेंग के हाथ में एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और उनमें से लगभग एक दर्जन थे। जेड बॉक्स की बनावट को देखकर ही कोई बता सकता था कि वे अच्छी सामग्री से बने थे। ये स्पष्ट था कि युनलेंग के पास जेड बॉक्स पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन निश्चित रूप से किसी को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि सभी का ध्यान मुख्य रूप से उसके हाथों में जेड बॉक्स पर केंद्रित था। गूहे के शिष्य लियू लिंग ने युनलेंग के हाथ में जेड बॉक्स को देखा और काफी हैरान रह गए। बड़े संप्रदायों में कई नियम थे और वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए साधारण बक्से में भी कई स्तर होते थे। युनलेंग के हाथ में जेड बॉक्स सभी पर विभिन्न बादल पैटर्न की मुहर लगी हुई थी और यहाँ तक कि 7 बादल पैटर्न वाले 3 बॉक्स भी थे, जिसका उपयोग केवल उन बक्सों में किया जाता था जिनमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपने सबसे कीमती सामान रखता था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में छठे दर्जे के किमियागर के एकमात्र शिष्य के रूप में लियू लिंग ने वर्षों से अपने गुरु के हाथों में केवल कुछ ही देखे थे। तुमने अच्छा किया, जब मास्टर जियाओमिंग बाहर आएंगे तो तुम उन्हें ये उपहार दे सकते हो। सम्मान करो, वह अब एक डू पूर्वज हैं और उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए, युन युन ने कहा। क्या डू पूर्वज? युन युन के शब्दों को सुनकर युनलेंग और अन्य लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। युनलेंग का हाथ, जो जेड बक्सों को मजबूती से पकड़े हुए था, थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। संप्रदाय नेता, आप मजाक कर रहे हैं, है न? वह संभवतः डू पूर्वज कैसे हो सकता है? युनलेंग ने कांपती आवाज में कहा। डू पूर्वज की अवधारणा क्या थी? अभी जियामा साम्राज्य में एक भी ज्ञात डू पूर्वज नहीं था। डू पूर्वजों की तो बात ही छोड़िए, बमुश्किल कुछ डू सम्राट थे। ये कहा जा सकता है कि जियामा साम्राज्य में डू पूर्वज जियाओमिंग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। बेशक जियामा साम्राज्य में डू पूर्वजों की कमी पूर्ण नहीं थी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कुछ पुराने सदस्य जानते थे कि उनके पूर्व संप्रदाय नेता युनशान अब डू पूर्वज थे। हालांकि युनशान एकांत में था और उसने खुद को दुनिया के सामने नहीं दिखाया था। लेकिन युनशान की उम्र कितनी थी और जियाओमिंग की उम्र कितनी थी? कोई भी इसे कैसे भी देखे, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं थी। यही कारण था कि युनलेंग को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। न केवल युनलेंग बल्कि उसके पीछे के बुजुर्ग भी अपने चेहरे को झपकने से नहीं रोक पाए। युनलेंग ने पूछा, संप्रदाय नेता, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि वह एक डू सम्राट था? डू सम्राट क्षेत्र में एक सितारा आगे बढ़ने में आमतौर पर कई साल लगते हैं। 2 साल से थोड़े अधिक समय में डू पूर्वज तक पहुंचना, ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है न? एक और बुजुर्ग ने कहा, संप्रदाय नेता, मैं मानता हूं कि मास्टर जियाओमिंग वास्तव में डू क्यूई महाद्वीप में एक दुर्लभ प्रतिभा है, लेकिन डू पूर्वज तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगे। युन युन ने शांति से उत्तर दिया, मैंने उसे अपने डू क्यूई को पंखों में बदलने पर भरोसा किए बिना हमारे संप्रदाय में उड़ते हुए देखा है। इसके बजाय वह शून्य से होकर चला गया। इस बार युनलेंग और अन्य लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। केवल एक डू पूर्वज शक्तिशाली व्यक्ति ही पंखों में तब्दील अपने डू क्यूई पर भरोसा किए बिना शून्य से गुजर सकता था, जो कि डू क्यूई महाद्वीप पर सर्वसम्मति थी। युनलेंग ने पूछा, अगर मुझे सही से याद है तो क्या जियाओमिंग की उम्र लिटिल सेक्ट लीडर जितनी नहीं है? युन युन ने जवाब दिया, वास्तव में वह यानरान की उम्र के बराबर है। इस पर युनलेंग और अन्य एल्डर्स चुप होने से पहले केवल कुछ अस्पष्ट शब्द ही बोल पाए। हालांकि अपने दिलों में उन्होंने जियाओमिंग को दिए जाने वाले महत्व को कई स्तरों तक बढ़ा दिया, भले ही वे पहले से ही उसे बहुत महत्व देते थे। ... क्रैक! दरवाजा खुलने की आवाज ने युन युन और एल्डर्स का ध्यान खींचा, जिन्होंने मुड़कर देखा कि जियाओमिंग अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ बाहर जा रहा था। युन युन ने तुरंत पूछा, मास्टर जियाओमिंग, स्थिति कैसी है? स्थिति लगभग हल हो गई है। मैंने एल्डर गूहे के शरीर से सभी सफ़ेद क्रिस्टल हटा दिए हैं, इसलिए आप उसे उसके बाहरी घावों के इलाज के लिए 5वीं स्तरीय गोली दे सकते हैं, जियाओमिंग ने जवाब दिया। हा मास्टर जियाओमिंग, आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। तुमने एल्डर गूहे की कठिन बीमारी को इतनी जल्दी ठीक कर दिया। प्रथम एल्डर युनलेंग ने बड़ी मुस्कान के साथ जियाओमिंग के पास जाकर कहा। जियाओमिंग ने कुछ उलझन के साथ युनलेंग को देखा, क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाया था। उसने पूछा, क्षमा करें, आप कौन हैं? क्या ये व्यक्ति अति उत्साही नहीं था? हाँ, ये सामान्य है कि मास्टर जियाओमिंग मुझे नहीं जानते। मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का प्रथम एल्डर युनलेंग हूँ। आप मुझे सीधे युनलेंग कह सकते हैं, युनलेंग ने उत्तर दिया। तो यह आप हैं? जैसे ही युनलेंग ने अपना परिचय दिया, जियाओमिंग को आखिरकार याद आ गया कि वह कौन था। मूल कहानी में युनलेंग ही वह व्यक्ति था जिसने जियाओ परिवार के खिलाफ उत्पात मचाया था और अंततः जियाओ यान की क्रोधित बुद्ध लॉर्ड्स फ्लेम द्वारा मारा गया था। वह जियाओ यान की मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में दूसरी वापसी के लिए भी जिम्मेदार था। हालांकि उसके वर्तमान व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह अब जियाओ परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। युनलेंग के मुस्कुराहट से भरे बूढ़े चेहरे को देखते हुए जियाओमिंग ने अपने मन में सोचते हुए थोड़ा सिर हिलाया।
जियाओ मिंग को अपना सिर हिलाते हुए देखकर युनलेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई, उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। आखिर जियाओ मिंग की पहचान क्या थी? एक डू पूर्वज और एक छठी श्रेणी का कीमियागर। और उसकी अपनी पहचान क्या थी? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रथम बुजुर्ग के रूप में वह भले ही गरिमा में लग रहा हो, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक साधारण डू राजा था। ये पहले से ही एक बड़ा सम्मान था कि जियाओ मिंग ने उसके अभिवादन का जवाब दिया। अपनी उत्तेजना के कारण पहले से ही रखे गए जेड बॉक्स को निकालते हुए युनलेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, ये हमारा आपको भुगतान है। कृपया अंदर देखें। जियाओ मिंग ने जेड बॉक्स स्वीकार किया, जिसमें 7 बादल पैटर्न थे, और इसे खोला। अंदर उसे थोड़ा पारदर्शी सफ़ेद स्क्रॉल मिला। उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके इसकी जांच की और थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके संप्रदाय में उच्च श्रेणी की 7वीं श्रेणी की गोली की रेसिपी होगी। यह एक लंबे समय से चले आ रहे संप्रदाय के योग्य है। उच्च श्रेणी की 7वीं श्रेणी की गोली की रेसिपी एक मध्यवर्ती डीडू तकनीक के बराबर थी, और यह जियाओ मिंग के लिए आश्चर्य की बात थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास ऐसा कुछ होगा और वह इसे भुगतान के रूप में देने के लिए तैयार होगा। युन को जियाओ मिंग की बातें सुनकर राहत मिली। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की विरासत जो हजारों सालों से चली आ रही थी, उतनी मजबूत नहीं थी जितनी हो सकती थी। इसका कारण ये था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उथल पुथल के दौर से गुजरा था और अपनी बहुत सी विरासत खो चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता, जहां उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कुछ डीडू तकनीकें थीं। मुझे खुशी है कि आप इस आइटम से संतुष्ट हैं, मास्टर। कृपया अन्य आइटम पर भी एक नज़र डालें। यह उच्च श्रेणी की 7वीं श्रेणी की रेसिपी जियाओ मिंग को उसकी सेवा के लिए पुरस्कृत करने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी, क्योंकि गुहे का इलाज करने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालांकि चूंकि युनलेंग और एल्डर्स और भी कुछ देना चाहते थे, इसलिए जियाओ मिंग ने मना नहीं किया, सिवाय इसके कि उसने बाकी को खोलना जारी नहीं रखा। अध्याय 227 असामान्य जी यान। जियो मिंग ने सभी उपहारों को अपनी स्टोरेज रिंग में डालते हुए देखा। युनलेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। उसे और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अन्य लोगों को नहीं लगा कि उन्होंने जियो मिंग की सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा भुगतान किया है, क्योंकि उसने गुहे को ठीक किया था, जो एक कीमियागर था जिसे उन्होंने बहुत महत्व दिया था। भले ही उन्होंने जो भी उपहार दिए वे मूल्यवान और महंगे थे, लेकिन उनका मानना था कि जियो मिंग के साथ संबंध बनाना अंत में इसके लायक होगा। आपको ये जानना होगा कि बहुत से लोग जियो मिंग को उपहार देना चाहते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा करने का अवसर मिला। युनलेंग ने कहा, मास्टर जियो मिंग, आपने कड़ी मेहनत की है। कृपया हॉल में आराम करें। मैंने शिष्यों को हमारी विशेष क्लाउड चाय तैयार करने का आदेश दिया है। ये चाय केवल धुंधले बादल पर्वत की चोटी पर स्थित एकमात्र वृक्ष से बनाई जाती है और प्रति वर्ष केवल 302 ग्राम चाय का उत्पादन होता है। इसे पीने के बाद ऐसा लगेगा कि आप बादलों पर तैर रहे हैं, युनलेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। युनलेंग द्वारा क्लाउड टी का जिक्र सुनकर जियाओ मिंग थोड़ा भावुक हो गया। विशेष प्रभाव वाली चायों में से यह विशेष प्रकार की चाय उसकी पसंदीदा थी, लेकिन जियाओ मिंग ने फिर भी मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इन दिनों एक गोली की रेसिपी का अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। इसे किसी और समय के लिए छोड़ देना बेहतर है। चूंकि आपके पास महत्वपूर्ण मामले हैं, मास्टर जियाओ मिंग, इसकी चिंता न करें। इस बार आपका ठीक से मनोरंजन न करना हमारी गलती थी। जियाओ मिंग के चेहरे को देखकर और यह महसूस करते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, युन ने बातचीत में हस्तक्षेप किया। युनलेंग पहले उसे मनाना चाहता था, लेकिन युन पहले ही बोल चुका था, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सका। लेकिन जब उसने युन को देखा तो उसे 1 महीने बाद 3 साल के समझौते के मामले के बारे में सोचना पड़ा। यह एक ऐसा मामला था जो कि चीज़ों की भव्य योजना में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता और जियो परिवार के तीसरे युवा मास्टर के बीच एक प्रतियोगिता होगी। लेकिन अगर अधिक सरलता से देखा जाए तो यह वास्तव में 2 जूनियर के बीच एक झगड़ा था। यह अच्छा नहीं होगा अगर इसकी वजह से जियो मिंग और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच झगड़ा हो जाए, और बेहतर होगा कि पहले जियो मिंग के साथ मामले को सुलझा लिया जाए। हालांकि उसने पहले युन से इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा था, लेकिन युन कम बोलने वाली महिला थी और शायद उसने इसे ठीक से नहीं समझाया होगा, इसलिए युनलेंग ने इसे फिर से उठाने का फैसला किया। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप व्यस्त हैं, मास्टर जियाओ मिंग। मैं अपने खराब विचार के लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मैं सोच रहा था कि क्या आप 1 महीने के समय में होने वाले 3 साल के समझौते के लिए उपलब्ध होंगे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आपको अपमानित करने का इरादा नहीं रखता है, मास्टर। मेरा मानना है कि यह प्रतियोगिता एक दोस्ताना मुकाबला है। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मास्टर? मुझसे इन चीज़ों के बारे में बात करने का क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं है कि मैं जियाओ यान के दिमाग को प्रभावित कर सकता हूँ। जियाओ मिंग अवाक रह गया। इसके अलावा अब तक उसने जियाओ यान को देखा भी नहीं था।
अपनी अवाकता के बावजूद वह जानता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसे अपमानित करने से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने बोलने का फैसला किया। जब समय आएगा तो मैं वहां आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि प्रतियोगिता निष्पक्ष और बराबरी की होगी। हा, चिंता मत करो, प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष होगी। युनलेंग ने आश्वासन देते हुए अपनी छाती थपथपाए। उनका मिस्टी क्लाउड संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय माना जाता था, वे इस तरह की प्रतियोगिता में गंदी चाल कैसे चल सकते थे। इसके अलावा अगर उन्होंने मामले में हेरफेर किया तो क्या ये जियाओ मिंग के चेहरे पर तमाचा नहीं होगा। उस समय उसके साथ दोस्ती करने के बारे में बात करने में बहुत देर हो जाएगी। युनलेंग ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को छोड़ने से पहले जियाओ मिंग को आश्वस्त करना जारी रखा, साथ में युन भी थे। जैसे ही उन्होंने जियाओ मिंग की पीठ को दूर जाते देखा, युनलेंग और एल्डर्स ने बड़े आश्चर्य से बात करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि देखने से विश्वास होता है, और आज आखिरकार मास्टर जियाओ मिंग से मिलने के बाद मैं कह सकता हूं कि उनके शांत व्यवहार के बारे में अफवाहें वास्तव में सच हैं। हाँ, मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। भले ही मास्टर जियाओ मिंग एक पूर्वज हैं, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से विनम्र थे। जब मैं उनके बगल में खड़ा था तो मुझे दमन की भावना महसूस हुई, भले ही उनमें कोई आभा नहीं थी। चूंकि मास्टर जियाओ मिंग ने कहा कि जब तक हम निष्पक्षता की गारंटी देते हैं तब तक ये पर्याप्त है, तो क्या हमें 1 महीने के समय में लड़ाई देखने के लिए दूसरों को अपने संप्रदाय में आमंत्रित करना चाहिए? यह शायद एक अच्छा विचार नहीं है। चलो किसी भी असुविधा का कारण बनने से बचें। लेकिन अगर किसी को पता चलता है और वह आने का फैसला करता है तो हमें उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, चलो इसे इस तरह से करते हैं। ... धुंधले बादल संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर युन को विदाई देने के बाद जियाओ मिंग जल्दी से अपने निवास पर वापस चला गया। हॉल में जी यान अपने पैरों को झुलाते हुए विचारों में खोई हुई थी, जबकि जियाओ यी जियान पास में बैठी हुई एक चिकित्सा पुस्तक पढ़ रही थी। जियाओ मिंग को कमरे में प्रवेश करते देखकर जियान तुरंत उछल पड़ा और जियाओ मिंग से पूछते हुए भाग गया। जियाओ मिंग, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मुझे बताओ, क्या तुम हमें बताए बिना मौज मस्ती करने चले गए? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं किसी की बीमारी का इलाज करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में गया था, जियो मिंग ने जवाब दिया और उसने जी यान के गाल पर चुटकी ली। फिर उसने खुद के लिए एक कप चाय डाली और अपनी सीट पर बैठ गया। बीमारी का इलाज? अगर उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तो समस्या गंभीर रही होगी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? जी यान ने पूछा, उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। जियो ही जियान ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब नीचे रख दी और जियो मिंग को दिलचस्पी से देखा। चोट टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला वाले किसी व्यक्ति के कारण लगी थी। ये दूसरों के लिए जटिल होता, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, जियो मिंग ने सहजता से समझाया। एक और स्वर्गीय ज्वाला? क्या स्वर्गीय लपटें आजकल इतनी आम हो गई हैं? जियो ही जियान ने हैरान होकर पूछा। पिछले 2 सालों में जियो मिंग का हर जगह पीछा करते हुए उसने कई बार स्वर्गीय लपटों के बारे में सुना था और कुछ को देखा भी था, जिससे उसे उनकी कथित कीमतीता पर सवाल उठने लगा। यह सच कहूं तो जियो मिंग भी जवाब देने में थोड़ा असमर्थ था। डुक्यूई महाद्वीप असीम रूप से विशाल था और अगर कोई वास्तव में गंभीर होना चाहता था तो स्वर्गीय लपटों की संख्या वास्तव में बहुत कम नहीं थी। डोडू देवताओं के बीच लड़ाई के दौरान जियाओ यान ने पूरे महाद्वीप से 22 स्वर्गीय लपटों को बुलाया था। हालांकि इन 22 में से कुछ के मालिक थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनके मालिक नहीं थे। स्वर्गीय लपटों की कमी का कारण यह था कि वे बहुत ही अजीब जगहों से उत्पन्न हुई थीं, जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए आमतौर पर एक भी खोजने में सालों या दशकों लग जाते थे। इसके अलावा जो लोग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, उनका जीवन भी उनसे सामना होने पर जोखिम में था। हालांकि स्वर्गीय लपटों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली लपटों के रूप में जाना जाता था, लेकिन ऐसी लपटें भी थीं जो उस स्तर के करीब थीं। उदाहरण के लिए, एक नवजात स्वर्गीय लपट 9वें दर्जे के जानवर की लपटों के सामने कुछ भी नहीं थी। परिणामस्वरूप एक निश्चित स्थिति के लोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए ज्यादातर नकली स्वर्गीय लपटों का इस्तेमाल करते थे, जो असली लपटों के समान होती थीं, जिसके परिणाम स्वीकार्य होते थे और इसमें कोई खतरा नहीं होता था। हालांकि कुछ कीमियागर इतने भाग्यशाली हो सकते हैं कि उन्हें स्वर्गीय ज्वाला मिल जाए, लेकिन वे खुद का बचाव करने के साधन के बिना इस तथ्य को प्रकट करने में संकोच करेंगे। एक और स्वर्गीय ज्वाला? क्या तुम्हें वे बहुत पसंद नहीं हैं, जियाओ मिंग? क्यों न हम उस व्यक्ति को ढूंढें और उससे स्वर्गीय ज्वाला छीन लें? टैगर रेगिस्तान का नाम सुनकर जी यान आग्रह करने लगा। क्या तुम स्वर्गीय ज्वाला छीनने के बारे में सोच रहे हो या? जियाओ मिंग जानता था कि जी यान क्या सोच रही थी और उसने उसे एक भाव दिया जो दर्शाता था कि उसने उसकी असलियत जान ली है। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो चलो नहीं, जी यान ने बड़बड़ाया, लेकिन अचानक, जैसे कि कुछ महसूस किया हो, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह कमरे से बाहर निकल गई। जियाओ मिंग, मैं पहले खेलने जाऊंगी। अध्याय 228, जियाओ यान का दौरा।
जी यान की घटती हुई आकृति को देखते हुए जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही थोड़े हैरान थे। आमतौर पर जी यान जियाओ मिंग से बहुत चिपकी रहती थी, तो आज वह अलग तरह से क्यों व्यवहार कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जी यान ने मेडुसा को पा लिया है? जियाओ मिंग ने मन ही मन सोचा। कुछ सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस समय मेडुसा का जियामा सेक्रेट सिटी के आसपास होना संभव है। उसने बस इतना नहीं सोचा था कि वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। क्या आप चाहते हैं कि हम उसका पीछा करें और जांच करें कि वह क्या कर रही है? जियाओ यी जियान ने पूछा। नहीं, चलो नहीं। जी यान में खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त ताकत है, और अगर कुछ भी हुआ तो उतार चढ़ाव वैसे भी हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, जियाओ मिंग ने जवाब दिया। ये समझ में आता है, जियाओ यी जियान ने सहमति जताई। उसका हमसे दूर रहना असामान्य है। मैं सोच रहा था कि शायद हम। जियाओ मिंग की आवाज़ धीमी पड़ गई जब उसने बाहर से एक नौकरानी के कदमों की आवाज़ सुनी। मास्टर, चेयरमैन फामा मिलने आए हैं, नौकरानी ने घोषणा की। मैं समझ गई, कृपया उन्हें अंदर ले आइए, जियाओ मिंग ने कहा। हाँ मास्टर, नौकरानी ने जाते हुए उत्तर दिया। जियाओ यी जियान ने पलक झपकाए और पूछा, आप क्या सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और क्या, बेशक, साथ में कुछ समय बिताएं, जियाओ मिंग ने उत्तर दिया। ये सुनकर जियाओ यी जियान अपनी कुर्सी से उठी और जियाओ मिंग के पास गई, जो उसे देखकर अपनी सीट से उठ गया, और जब वह उसके पास पहुंची तो उसने अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लिया। एक संकेतात्मक और आकर्षक लहजे में उसने कहा, क्या ये वास्तव में साथ में समय बिताना है? अगर मैं कुछ और करना चाहूं तो क्या तुम हिम्मत करोगी? जियाओ मिंग ने चंचलता से पूछा और उसने उसकी पतली कमर को गले लगा लिया। हालांकि जियाओ यी जियान को पहल करना पसंद था, लेकिन वह वास्तव में बहुत शर्मीली थी। यही वजह थी कि चुंबन, गले लगना और हाथ पकड़ना ठीक था, लेकिन अगर बात आगे बढ़ जाती तो उसकी सारी हिम्मत तुरंत गायब हो जाती। जियाओ मिंग द्वारा छेड़े जाने पर जियाओ यी जियान का चेहरा तुरंत लाल हो गया, और जैसे ही उसने अपनी नज़र हटाई और विषय बदलने वाली थी, उसने महसूस किया कि जियाओ मिंग के हाथ उसकी कमर के चारों ओर कस गए हैं, जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रही है। घबराहट में वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और देखा कि उसका चेहरा उसके चेहरे के करीब आ रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जियाओ मिंग, हम नहीं कर सकते, एक आगंतुक आने वाला है, हाँ। एन एन डॉट डॉट डॉट। कुछ मिनट बाद फामा कमरे में दाखिल हुआ और जियाओ मिंग को देखकर, जो शांत भाव से अपनी कुर्सी पर बैठा था, फामा का पहले से ही झुर्रियों वाला चेहरा और भी ज्यादा झुर्रीदार हो गया और उसने एक हल्की मुस्कान दी। गुड डे मास्टर जियाओ मिंग, काफ़ी समय हो गया, आप कैसे हैं? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ चेयरमैन फामा, ऐसा लगता है कि आपकी साधना में काफ़ी सुधार हुआ है, जियाओ मिंग ने विनम्रता से सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं सुधरा हूँ, मैं आप लोगों से तुलना नहीं कर सकता, युवा लोग। जब वे बात कर रहे थे, जियाओ यी जियान अपने हाथ में चाय का एक छोटा बर्तन लेकर आया, फामा के पास एक कप चाय डालने के लिए। उसके गालों पर अभी भी लाली थी, जिसने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। चाय परोसने के बाद वह जियाओ मिंग के बगल में बैठ गई। कृपया बैठ जाइए और अपनी चाय का आनंद लीजिए, चेयरमैन फामा, जियो मिंग ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। जल्दी मत करो, फामा ने जवाब दिया, और जियो यी जियान को धन्यवाद देने के बाद उसने कहा, पहले मैं तुम्हें एक बेहतरीन युवक से मिलवाता हूँ। फामा मुड़ा और दरवाजे के बाहर किसी को बुलाया। यान जियो, अंदर आओ। यान जियो नाम सुनते ही जियो मिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कमरे के दरवाजे के बाहर देखा, कुछ हद तक परिचित आभा को महसूस किया। फामा के बुलाने पर काले कपड़े पहने एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी टोपी उतार दी और एक साधारण चेहरा दिखाया। यान जियो मास्टर जियो मिंग को अपना सम्मान देता है, युवक ने झुककर और सलाम करते हुए कहा। ये युवक यान जियाओ शाही राजधानी में नया आया है। हालांकि वह यहाँ कुछ ही दिनों से आया है, लेकिन वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली तृतीय स्तरीय कीमियागर है, फामा ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए समझाया। मैं उसे निर्देश देने में आपकी सहायता का अनुरोध करना चाहूँगा, गुरु। ये सुनकर जियाओ मिंग एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या ये यान जियाओ यान नहीं था? उसे निर्देश देने का विचार हास्यास्पद था, क्योंकि उसके गुरु याओ लाओ थे। जियाओ यान ने जियाओ मिंग के हाव भाव को देखा और उसके होठों के कोने फड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर अल्केमिस्ट चेयरमैन फामा ने कहा था कि वह उसे जियो मिंग से मिलवाएगा। जियो मिंग के कबीले के सदस्य के रूप में क्या उसे किसी और से मिलवाने की ज़रूरत थी? लेकिन यह एक अच्छी बात थी, कम से कम उसे पता था कि जियो मिंग यहाँ रहता था। जियो मिंग का शाही राजधानी में एक निवास था जिसके बारे में वह वास्तव में पहले नहीं जानता था। 3 साल के समझौते के बारे में सोचते हुए जियोयान के दिल में एक विचार आया, और इससे पहले कि यह विचार आकार ले पाता, उसके दिमाग के पीछे याओ लाओ की आवाज़ अचानक उभरी।
जियो यानजी, जियोमिंग के बगल में सफ़ेद कपड़े पहने उस महिला को देखो, उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। याओ लाओ ने कहा। जियो यान चौंक गया, उसके पास भी एक स्वर्गीय ज्वाला है, मास्टर। ये संभव नहीं होना चाहिए, है ना? वह मेरी तरह ही जवान दिखती है और मुझे पहले ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। बच्चा, तुम्हारा मास्टर कौन है? ये सच है कि वह तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वह तुम में से 100 लोगों को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। उसके पास स्वर्गीय ज्वाला होने में क्या अजीब बात है? याओ लाओ ने उत्तर दिया। क्या ये वास्तव में संभव है? जियाओ यान ने सोचा, क्योंकि वह अपनी ताकत पर निर्भर था और उसने जितने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, उसमें किसी ऐसे युवा से मुलाकात नहीं की थी जो उसके बराबर हो। जब से वह पैदा हुआ था, तब से लेकर अब तक, वह केवल जियाओ मिंग से ही मिला था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। ये कैसे संभव था कि कहीं से भी आए एक महिला उसे कुछ ही सेकंड में मार सकती थी? हे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, है ना? तुम तो छोड़ो, उसके बगल में तुम्हारी चचेरी बहन जियाओ मिंग भी उससे उतनी शक्तिशाली नहीं है। याओ लाओ ने कहा। लेकिन जियाओ मिंग एक डू सम्राट है। जियाओ यान ने जवाब दिया, उसे लगा कि याओ लाओ उसका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि याओ लाओ जियाओ यान के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी उसने कहा, नहीं, तुम्हारा ये चचेरा भाई एक डू पूर्वज है। डू पूर्वज? जियाओ यान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह मुश्किल से अपने आश्चर्य को रोक पाया। जब जियाओ यान ध्वनि संचरण के माध्यम से याओ लाओ से बात कर रहा था, जियाओ मिंग ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उनकी बातचीत के दौरान फामा ने जियाओ यान के हाव भाव को देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, यान जियाओ? क्या तुम्हें हमारी अभी अभी कही गई बातों पर संदेह है? नहीं, जियाओ यान ने जल्दी से जवाब दिया। फामा को जियाओ मिंग के साथ बातचीत जारी रखते देख, जियाओ यान ने जल्दी से अपने मन में याओ लाओ से पूछा, क्या जियाओ मिंग वास्तव में एक डू पूर्वज है? मुझे तुमसे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होगा, बदमाश। उसके शरीर के चारों ओर का स्थान थोड़ा कांप रहा है। यह एक अभिव्यक्ति है जो केवल तब होती है जब किसी की ताकत डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच जाती है। इस बारे में बोलते हुए याओ लाओ लाओ खुद को थोड़ा प्रभावित महसूस करने से नहीं रोक पाए। ऐसे युवा डू पूर्वज मध्य मैदानों में भी प्रभावशाली थे जहां कई प्रतिभाशाली लोग थे, और अगर वे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे दूर दराज के स्थान पर नहीं होते जहां संसाधन दुर्लभ थे, तो याओ लाओ को डर था कि उनकी साधना और भी भयानक होगी। यह महसूस करते हुए कि याओ लाओ ने जो कहा वह उचित था, इस बार इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक होने के बावजूद जियो यान के पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर, इस महिला के पास भी एक स्वर्गीय ज्वाला है, क्या हमें इसे उससे छीनने की कोशिश करनी चाहिए? जियाओ यान ने अपनी शक्ति को थोड़ा और बढ़ाने के लिए ज्वाला को भस्म करने के बारे में सोचते हुए पूछा। गूहे से स्वर्गीय ज्वाला को सफलतापूर्वक चुराने के बाद जियाओ यान को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति से स्वर्गीय ज्वाला चुराने में कुछ भी गलत नहीं है जिसे वह नहीं जानता। ये कैसे संभव होगा? दूसरा पक्ष आपको सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता है और फिर भी आप उसकी स्वर्गीय ज्वाला को लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे अभी एक डू पूर्वज से निपटने में भी मुश्किल होगी, और आपने कदम उठाने से पहले उसके और अपने चचेरे भाई के बीच के रिश्ते पर भी विचार नहीं किया। याओ लाओ ने अवाक होकर कहा। यह मेरी गलती थी, जियाओ यान ने शर्मिंदा महसूस करते हुए मन ही मन स्वीकार किया। उद्धरण। हालांकि अगर हम उससे स्वर्गीय ज्वाला नहीं चुरा सकते, तो आपने ये क्यों उल्लेख किया कि उसके पास एक है, मास्टर? जियो यान ने पूछा। हे, तुम समझ नहीं रहे हो, उस सफ़ेद कपड़े वाली महिला के इर्द गिर्द अग्निगुंड की हुई मजबूत नहीं है, इसलिए मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वह किमियागर नहीं है और उसे स्वर्गीय ज्वाला की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए शायद हम उनके साथ इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वर्षों में जमा की हैं। बाद में रहने की पहल करो। आपको जियाओ मिंग के मना करने की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित क्षेत्र में हर कोई दूसरों को अलग करने के लिए आभा का उपयोग करता है। हालांकि आपका चेहरा बदल गया है, आपकी आभा में बहुत बदलाव नहीं आया है, इसलिए आपके चचेरे भाई को पहले से ही पता है कि यह आप ही हैं, याओ लाओ ने कहा। अध्याय 229, याओ लाओ प्रकट होता है। जियो यान और याओ लाओ की बातचीत समाप्त होने के बाद फामा खड़ा हो गया। आज का आदान प्रदान वास्तव में फलदायी था। ऐसा लगता है कि मैंने छठे स्तर की ओर कुछ प्रगति की है। धन्यवाद, मास्टर जियाओ मिंग। आप और मैंने बराबरी के तौर पर सिर्फ कुछ अंतर्दृष्टि साझा की है। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेयरमैन फामा, जियाओ मिंग ने जवाब दिया। वह समझ गया कि फामा छठे स्तर की ओर कुछ प्रगति करने में सक्षम था, इसका कारण उसका अपना गहन ज्ञान संचय था। उस संचय के बिना आदान प्रदान का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह उसने खुद को फामा पर कोई बड़ा उपकार करने वाला नहीं माना, नहीं वह अभिमानी बनने वाला व्यक्ति था। भले ही आपने मेरी बहुत मदद की है, मास्टर जियाओ मिंग। खैर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा और मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार तक।
अपना ख्याल रखना, चेयरमैन फामा। फामा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। जियाओयान को अभी भी अपनी सीट पर बैठा छोड़ दिया और जियाओयान का भी उठने का कोई इरादा नहीं था। जियाओ मिंग ने उसे सिर्फ एक नज़र देखा और फिर अपनी सीट पर वापस आकर चाय की चुस्की ली। क्या मैं तुम्हें यान जियाओ या जियाओ यान कहूँ? जियाओ मिंग ने पूछा। जियाओ यान उसके सवाल से चौंक गया और फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं इसे तुमसे नहीं छिपा सकता। फिर उसने अपनी उंगली को चाय में डुबोया और धीरे से अपनी गर्दन पर फिराया, जिससे त्वचा को छीलते हुए उसका चेहरा अलग दिखाई दिया। पहले का साधारण चेहरा अब ज्यादा सुंदर चेहरे से बदल गया था। कुछ साल पहले के जियाओयान की तुलना में उसकी त्वचा अब ज्यादा काली हो गई थी और उसके चेहरे पर जीवन के उतार चढ़ाव ज्यादा थे। कोई भी बता सकता था कि उसने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ अनुभव किया था। जियाओयान को मानव त्वचा का मुखौटा उतारते हुए देखकर जियाओमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम शाही राजधानी में कब आए? बहुत पहले नहीं, जियाओयान ने उत्तर दिया। आप 3 साल के समझौते के लिए यहाँ आए थे। जियाओमिंग के 3 साल के समझौते का जिक्र सुनकर जियाओयान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें आखिरी बार देखे हुए कुछ साल हो गए हैं। तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़ी है। हालांकि अब आप केवल 7 सितारा डू मास्टर हैं और नालन यानरान की साधना आपसे बेहतर है। जियाओमिंग ने जियाओयान को थोड़ी जानकारी दी। नालन यानरान आज ही उसकी हवेली में पहुंची थी और भले ही वह एक खजाना लेकर जा रही थी जो दूसरों को उसकी जांच करने से रोक सकता था, जियाओमिंग अभी भी महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत डू ग्रैंड मास्टर की तुलना में कमज़ोर नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने वर्षों से अपने छोटे संप्रदाय के नेता की साधना में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये तथ्य कि नालन यानरान की आभा अस्थिर नहीं लगती थी, ये दर्शाता है कि वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए गोलियों द्वारा साधना की जाती थी। जियाओयान की वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए याओ लाओ और स्वर्गीय ज्वाला पर भरोसा किए बिना नालन यानरान को हराना मुश्किल होगा। जियाओमिंग द्वारा नालन यानरान का उल्लेख सुनने पर जियाओयान का हाथ अनजाने में कस गया। हालांकि उसने कहा, जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकता हूं इस महीने और भी। याओ लाओ ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उसके लिए 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करेगा। जब तक वह उसे ले लेता, वह एक बार में ही डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकता था, सिवाय इसके कि वह अभी भी सामग्री इकट्ठा कर रहा था। जियाओमिंग ने यह भी अनुमान लगाया कि याओ लाओ ही वह व्यक्ति है जो जियाओयान के लिए गोलियां परिष्कृत करेगा, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारा भरोसा तुम्हारी अंगूठी में उस आत्मा शरीर पर है? तुम उसे बाहर आने के लिए नहीं कहोगे? जियाओयान उसकी बातें सुनकर घबरा कर खड़ा हो गया। इतना हैरान मत हो यानजी, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि तुम्हारे इस चचेरे भाई ने मुझे बहुत समय पहले खोज लिया था? इस समय जियाओयान की अंगूठी पर एक हल्की रोशनी चमकी और एक भ्रामक आकृति और सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जो जियाओमिंग को देखते हुए अपनी निगाहों में एक हल्का आश्चर्य प्रकट कर रहा था। जियाओमिंग की आत्मा शक्ति नश्वर क्षेत्र की पूर्णता पर थी, और अगर वह आत्मिक क्षेत्र की बाधा में नहीं फंस गया होता तो उसे बहुत पहले ही इसे तोड़ देना चाहिए था। अगर याओ लाओ उससे अनजान रहना चाहता था तो वह ईमानदारी से उसकी बोन फ्लेम रिंग में छिप सकता था। हालांकि अभी याओ लाओ में अभी भी जियोयान के साथ बेईमानी से उसके सामने ध्वनि प्रसारण शुरू करने का साहस था। हालांकि यह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि जियोमिंग ने उसे बहुत पहले ही खोज लिया था, और चूंकि जियोमिंग और जियोयान एक ही कबीले से थे, इसलिए याओ लाओ को उजागर होने या इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार याओ लाओ के दृष्टिकोण से जियोमिंग और जियोयान के बीच कोई संघर्ष नहीं था। ये दृश्य देखकर जियोईजियान को कुछ जिज्ञासा हुई। आदरणीय तियान हुओ भी एक आत्मा शरीर थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनके सामने वाला व्यक्ति उनसे अधिक शक्तिशाली था। तो क्या ये सच है कि जियोमिंग आपके बारे में बहुत पहले से जानता था, मास्टर? ये देखकर कि जियोमिंग ने इनकार नहीं किया, जियोयान के पास आखिरकार शब्द नहीं थे। उसने हमेशा याओ लाओ के अस्तित्व को अपना दूसरा सबसे बड़ा रहस्य माना था। जहां तक उसके पहले सबसे बड़े रहस्य की बात है, तो वह ये तथ्य था कि वह पुनर्जन्म लेने वाला था। हालांकि वह इस तथ्य को बहुत पहले ही भूल चुका था, फिर भी यह उसका सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ था। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि यह रहस्य जियाओमिंग को भी पता था। अभी शिकायत करना बंद करो, याओ लाओ ने जियाओयान को एक सहज स्वर में उत्तर दिया। फिर उसकी तीखी नज़र जियाओमिंग की ओर मुड़ गई। तुम पहले भी मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर रहे थे, और जब से तुमने आज अचानक मुझे बुलाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ चाहिए, है ना? याओ लाओ का दिमाग तेज था और वह जानता था कि जियाओमिंग उसे बिना किसी कारण के नहीं बुलाएगा, जो कि वह चाहता था। आखिरकार वह भी जियाओमिंग से कुछ चाहता था। सटीक रूप से कहें तो वह जियाओमिंग के बगल में बैठी सफ़ेद पोशाक वाली महिला से कुछ चाहता था। याओ लाओ के सवाल को सुनकर जियाओमिंग हल्के से हंसा, लेकिन उसने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने दूसरे विषय पर बात शुरू कर दी।
वरिष्ठ, आप एक कीमियागर होंगे, है न? मुझे आश्चर्य है कि आपका नाम क्या है? याओ लाओ ने गर्व से उत्तर देने से पहले एक पल सोचा, इस बूढ़े आदमी का नाम याओ चेन है। क्या आपने मेरा नाम सुना है? तो आप आदरणीय याओ चेन हैं, जिन्हें महाद्वीप के नंबर 1 कीमियागर का खिताब मिला है। मैं अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जियाओ मिंग ने झुकते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा आश्चर्य नहीं था। जियाओ यान एक बार फिर हैरान था। याओ लाओ ने उसे सारी जानकारी नहीं बताई थी, और हालांकि वह जानता था कि उसका गुरु शक्तिशाली है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना प्रसिद्ध होगा। इसलिए उसने जल्दी से कहा, गुरु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बूढ़े व्यक्ति के इतने लंबे समय से मरने के बाद भी मेरा नाम पहचान पाएंगे, और यहाँ तक कि मेरी पुरानी पृष्ठभूमि भी आपने बताई। महाद्वीप के नंबर 1 कीमियागर की उस उपाधि को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ एक अर्थहीन वाक्य है जो हर कोई कहता है, याओ लाओ ने आगे कहा। उसके शब्दों के बावजूद उसके चेहरे पर अभी भी संतुष्टि का भाव था। बेशक, ताकत के मामले में वह नंबर 1 कीमियागर नहीं हो सकता था। अभी भी कुछ बुजुर्ग थे जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि जब कीमिया की बात आती है तो वह उस उपाधि का हकदार था। चूंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो निश्चित रूप से तुम ये भी जानते हो कि मेरे पास पूरे महाद्वीप में सबसे अच्छी कीमिया विरासत है। अगर तुम मुझसे एक बात का वादा करो तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें उच्च स्तरीय कीमिया की सच्ची तकनीक सिखा सकता है। तुमने भी इसे समझ लिया है न? उच्च स्तरीय कीमियागर से विरासत के बिना सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कीमिया के मार्ग में प्रगति करने के लिए संघर्ष करेगा। जियाओ मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने याओ लाओ के अनुरोध का अनुमान नहीं लगाया था, इससे पहले कि उसे अपना प्रस्ताव बनाने का मौका मिले। हालांकि याओ लाओ ने जो कहा वह सही था। उच्च स्तरीय कीमियागर से विरासत के बिना कीमिया के मार्ग में आगे बढ़ना वास्तव में मुश्किल था। क्या वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सिमुलेशन में संघर्ष नहीं कर रहा था? अध्याय 230 छिपा हुआ शीर्षक। उच्च स्तरीय कीमिया विरासत प्राप्त करने की संभावना वास्तव में आकर्षक थी, लेकिन जियाओ मिंग याओ लाओ के इरादों से सावधान था। ये स्पष्ट था कि याओ लाओ के मन में एक योजना थी अगर वह विरासत को इतनी आसानी से देने को तैयार था। ये ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग ने केवल बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और याओ लाओ को बोलना जारी रखने के लिए इशारा किया। जब याओ लाओ ने देखा कि जियाओ मिंग उसके द्वारा बताई गई उच्च स्तरीय कीमिया विरासत से प्रभावित नहीं हुआ और शांति से काम किया, तो वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। एक कीमियागर प्रतिभा से जैसी की उम्मीद की जाती है, जो कम उम्र में छठे स्तर पर पहुंच गया था, किसी और चीज की तो बात ही छोड़िए, उसकी मानसिकता वास्तव में अच्छी थी। एक पल की सराहना के बाद याओ लाओ ने कहा, मेरा यह मामला थोड़ा जटिल है। क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि आपके बगल वाली लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? जियान एर मेरी पार्टनर है। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए जियाओ मिंग ने सीधे सीधे बात की। ये सुनकर जियाओ यान ने चुपके से राहत की सांस ली। वह आभारी था कि याओ लाओ तर्कसंगत था और हिंसक दृष्टिकोण के बजाय लेन देन का दृष्टिकोण अपना रहा था। अगर लड़ाई छिड़ जाती तो वे उसे हरा पाते या नहीं, यह एक और बात थी, लेकिन एक बात पक्की थी, वे इस प्रक्रिया में जियाओ मिंग को नाराज कर देते। डूक्यूई महाद्वीप अभी भी काफी रूढ़िवादी था और जियाओ मिंग के लिए उस महिला को खुले तौर पर अपना साथी घोषित करना अनिवार्य रूप से उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में घोषित करने के समान था। हालांकि जियाओ यान को परिवार से खास लगाव नहीं था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियाओ मिंग ने जियाओ परिवार में ताज़ी हवा का झोंका लाया। उसने वर्षों से परिवार को बहुत कुछ दिया था और उसके पिता ने कई मौक़ों पर उसकी मदद भी मांगी थी। और अगर उसे वास्तव में उसका सामना करना पड़ा तो उसके पिता उसे सबसे पहले थप्पड़ मारेंगे। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह ऐसा है तो यह आसान होना चाहिए। आपको उच्च स्तरीय कीमिया विरासत देने की शर्त सरल है। मुझे लगता है कि उस लड़की में किसी तरह की स्वर्गीय ज्वाला है, सही है? यदि आप उस स्वर्गीय ज्वाला को जियाओ यान को देते हैं तो मैं आपको विरासत दूंगा। चिंता न करें, मैं इस छोटी लड़की को पीड़ित नहीं होने दूंगा। मैंने वर्षों में कई अच्छी चीजें जमा की हैं, इसलिए बेझिझक कुछ मांगें। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अपनी वर्तमान अवस्था में भी याओ लाओ शियानेर के शरीर में स्वर्गीय ज्वाला का पता लगाने में सक्षम था, जो अप्रत्याशित था। आगे विचार करने पर यह समझ में आया, क्योंकि शियानेर को स्वर्गीय ज्वाला के उपयोग के माध्यम से अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। नेदर पॉइजन फ्लेम हमेशा एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति में थी, और हालांकि अन्य लोगों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है, याओ लाओ जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने कई वर्षों से एक और स्वर्गीय ज्वाला धारण की थी, यह उतार चढ़ाव बहुत ही आकर्षक होगा।
जियाओ यी जियान, जो एक तरफ बैठी थी, ने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला उसे इस तरह से शामिल करेगा, और यह सुनकर कि याओ लाओ को अपने नेदर पॉइजन फ्लेम के साथ विचार मिल रहे थे जो उसके जीवन को बचाता है, उसकी बाहें उठी और उसने अपने भीतर क्रोध की लहर महसूस की जो उबलने की धमकी दे रही थी। जियाओ यान को देखते हुए, जो याओ लाओ के बगल में अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए था, जियाओ मिंग ने पहले जियाओ यी जियान को एक आश्वस्त नज़र से देखा, उसे शांत होने का संकेत दिया। फिर वह याओ लाओ की ओर मुड़ा और कठोर स्वर में बोला, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि नीदर पॉइजन फ्लेम जियानर के जीवन के लिए आवश्यक है, भले ही यह न हो, मैं इसे बदलने के लिए सहमत नहीं होता। एक मास्टर अल्केमिस्ट के रूप में आदरणीय याओ चेन, आपको पता होना चाहिए कि किसी से परिष्कृत स्वर्गीय लौ निकालना जीवन शक्ति का एक महत्वपूर्ण नुकसान है और यहाँ तक कि उनकी भविष्य की साधना को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए आपका ये प्रस्ताव है। ये कहने के बाद जियाओ मिंग ने बिना किसी स्पष्ट व्यंग्य के अपने सिर को हिलाया, और यह केवल इसलिए था क्योंकि वह और जियाओ यान एक ही कबीले से संबंधित थे। अगर किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति को याओ लाओ की स्थिति के बारे में पता चला तो यह एक चमत्कार होगा यदि उसका लंबे समय तक मजाक नहीं उड़ाया गया। पहले से ही परिष्कृत स्वर्गीय ज्वाला का आदान प्रदान करना, क्या यह ऐसी चीज थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? बेशक याओ लाओ जानता था कि दूसरे लोग अपनी स्वर्गीय ज्वालाओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और अगर वे स्वेच्छा से अपनी स्वर्गीय ज्वालाएं निकालना भी चाहें तो उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सेंट्रल प्लेन्स में जिनके पास स्वर्गीय ज्वाला थी, वे इसे उच्च स्तरीय कीमिया विरासत के लिए नहीं बदलेंगे, क्योंकि कीमिया विरासत विभिन्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती थी, खासकर तब जब पिलटॉवर मौजूद था। लेकिन इसके बजाय एक स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व थी। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम उच्च स्तरीय कीमियागर थे, और जियाओ मिंग जियानान अकादमी के कीमिया विभाग से आया था, जो मूल रूप से उच्च स्तर का नहीं था। इसलिए याओ लाओ को लगा कि कीमिया विरासत जियाओ मिंग के लिए बहुत आकर्षक होगी, जिसके पास वर्तमान में उच्च स्तरीय कीमिया विरासत तक सीमित पहुंच थी। याओ लाओ का चेहरा अज्ञात वर्षों से मोटा हो गया था, इसलिए जियाओ मिंग के शब्दों का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर जियाओ यान ने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो गया है, और यह अनिश्चित था कि यह शर्मिंदगी के कारण था या कुछ और। एक पल के बाद जियाओ यान ने कहा, मास्टर, हमें अब चले जाना चाहिए। ये स्वर्गीय ज्वाला एक खजाना है जिसका उपयोग महिला अपने जीवन को बचाने के लिए करती है, हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष ने पहले ही कहा था कि यह जीवन रक्षक खजाना है, इसलिए इस पर जोर देना मूर्खता होगी। इसके अलावा याओ लाओ और जियाओ मिंग के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। मूल रूप से जियाओ यान 3 साल के समझौते के दौरान जियाओ मिंग की मदद मांगना चाहता था, लेकिन अब ये कोई विकल्प नहीं था। यह याओ लाओ हिचकिचाया, क्योंकि वह कई स्वर्गीय लपटों के स्थान के बारे में जानता था, लेकिन उनमें से अधिकांश के पहले से ही मालिक थे। इन मालिकों से निपटना वर्तमान जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा जियानान अकादमी जिसमें जियाओ यान जाने वाला था, वह छिपे हुए बाघों और छुपे हुए ड्रैगन से भरी हुई थी, सेंट्रल प्लेन्स के कुछ बुजुर्गों का तो कहना ही क्या। इसके अलावा अभी भी एक स्वर्गीय ज्वाला थी जो जीवन को बचाती थी। याओ लाओ को यह भी नहीं पता था कि कोई स्वर्गीय ज्वाला थी जो उस कार्य को करती थी, इसलिए उसे संदेह था कि यह जियाओ मिंग था जो विनिमय से असंतुष्ट था। जब उसने देखा कि जियोयान जाने के लिए तैयार है तो जियो मिंग ने तुरंत उसे रोकने के लिए कहा, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरा स्वर्गीय ज्वाला का आदान प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी हम उच्च स्तरीय कीमिया विरासत पर चर्चा कर सकते हैं। ये सुनकर याओ लाओ को लगा कि चीज़ें इतनी सरल नहीं लग रही थीं, और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? स्वर्गीय ज्वाला के अलावा तुम्हारे पास कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं होनी चाहिए जो मुझे रुचिकर लगे, है न? ये कहना मुश्किल है, जियाओ मिंग ने एक अनिर्णीत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ कमरे में सभी के सामने एक विशेष जेड बोतल दिखाई दी। जेड बोतल के मुंह को ढकने वाली पतली अदृश्य आग को देखकर याओ लाओ की पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। क्या ये हो सकता है कि जियाओ मिंग के पास एक अन्य प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला भी थी? जियाओ मिंग ने फिर कहा, अफवाह है कि आदरणीय याओ चेन रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए और हो सकता है कि उनके पहले शिष्य हान फैंग से इसका संबंध हो। क्या मैं सही हूँ? ये सुनकर याओ लाओ के हाव भाव बदल गए, उनकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसे अब जियाओ मिंग के पास स्वर्गीय ज्वाला होने की संभावना की परवाह नहीं थी और उसकी आत्मा शक्ति जियाओ मिंग की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी। एक डरावनी आवाज में उसने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? तुम और क्या जानते हो? ये बात केवल उसे, उसके विद्रोही शिष्य हान फैंग और रहस्यमयी आत्माओं के हॉल के लोगों को ही पता थी। जियाओ मिंग को इसके बारे में कैसे पता चल सकता था? याओ लाओ के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, उसकी आंखों में अगोचर हत्या के इरादे चमक रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि हान फैंग वास्तव में याओ लाओ की कमजोरी थी और यहाँ तक कि उसकी लंबे समय से विकसित मानसिकता भी इस क्षेत्र में छुए जाने का सामना नहीं कर सकती थी। इस बीच जियाओ यान ने याओ लाओ को देखा जो सदमे में अपना संयम खो चुका था। ये पहला शिष्य हान फैंग कौन था? क्या उससे पहले उसका कोई बड़ा भाई था और क्या उसने भी अपने गुरु को मार डाला था? उसके गुरु ने कभी उससे इसका जिक्र क्यों नहीं किया?